हमारी ये नई स्टोरी भी बाकी सभी स्टोरीज की तरह ही शुरू होती है। एक दिन अचानक ही गेट्स ओपन हो गए। किसी को भी इन सब में अडेप्ट होने का समय नहीं मिल पाया और मॉन्स्टर्स उन गेट से बाहर निकलने लगे थे। और उसी समय वो स्पेशल लोग जिनने स्पेशल एबिलिटीज को अवेकन किया था वो सभी हंटर्स बने और इस दुनिया की रक्षा करना चालू करी। और उन हंटर्स के एफर्ट्स का शुक्रिया जिसकी वजह से लोगों के बीच में फिर से एक बार पीस कायम हो पाया। जिसके बाद एक न्यू ट्रायल इस दुनिया के अंदर अपीयर्ड हुआ और वो अब तक की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा बेकार क्योसक गेट्स कैटास्ट्रॉफी में से एक था, जिसके अंदर हजारों हंटर्स की स्ट्रेंथ को मिलाने के बाद भी वो सब भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ही उनकी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड थी, जिसकी वजह से इंसानियत अपने एग्जिस्टेंस की पीक पर आ चुकी थी। उस समय पर इस दुनिया के सबसे ज्यादा हाई रैंकिंग पावर्ड लोग, जो कि इस दुनिया के अंदर केवल 12 लोग थे, वो लेजेंडरी हंटर्स ने इसके अंदर कदम रखना चालू किया और उस ग्रेट कैलेमिटी को हराया जिसे क्योस गेट कहते हैं, जिससे वो इस इंसानियत की रक्षा करने वाले हीरोज बन गए और उन्हें 12 अपोस्टल्स के नाम से जाने जाने लगा। और जब क्योस गेट की रेड यहाँ पर कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुकी थी, उन्हें पता चलता है कि उनकी ये लड़ाई गेट के अंदर 80 घंटे लगभग चली थी, जिसके अंदर उन्होंने कैटास्ट्रॉफी क्लास के मॉन्स्टर को हरा दिया था। एक इमेज लड़की थक कर बैठ जाती है और कहती है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो उसके साइड में खड़े हुए लड़के उससे कहते हैं कि सच में सभी लोगों ने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया और अब से आज से 100 साल तक ये कैटास्ट्रॉफी गेट यहाँ पर ओपन नहीं होने वाला। और ये आज हमारा शायद आखिरी बार था कि हम लोग एक साथ 12 अपोस्टल की तरह यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो क्या इस सब के अलावा तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि आखिर अब से तुम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो? ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज उसकी बातें सुन रहे थे। तो वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ से सीधे हवाई जाऊंगी, जहाँ पर मैं थोड़ा सा आराम करूंगी। दूसरा कहता है कि मैंने पहले ही 4 हंटर गियर्स ले लिए थे जो कि मेरा इंतजार कर रहे हैं। तीसरा कहता है लगता है कि अब समय आ चुका है मेरे इन्वेस्टमेंट को फोर्स करने का। दूसरी तरफ हमें हमारे एमसी को दिखाते हैं, जिससे वो लोग पूछते हैं तो बताओ आखिर तुमने क्या सोचा है, आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? द थंडर एम्परर। ये सुनकर वो कंफ्यूज होते उन लोगों की तरफ देख रहा था, तो जो उनका बूढ़ा मेज साथी था वो उससे कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद तुमने अभी तक ये चीज डिसाइड नहीं करी है। वेल देखा जाए तो ये चीज इतनी ज्यादा आसान भी नहीं है। वैसे भी हमारी जो पावर्स है वो बहुत ज्यादा है किसी इंडिविजुअल के लिए अकेले बिल्ड करने के लिए। अगर हमने एक भी गलत स्टेप लिया तो यहाँ पर लगातार कई सारी कैटास्ट्रॉफीज हो सकती है। तो क्या इसी वजह से अभी तक तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि आखिर तुम्हें क्या करना है? तो क्या इसके लिए हम दोनों मिलकर एक साथ इस चीज के लिए सर्च कर सकते हैं, एक हंटर का एक सच्चा पाथ? पर थंडर एम्परर ये सुनने के बाद हंसते हुए कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हंटर लाइफ को यहाँ पर क्विट करने वाला हूँ। वो मेज कहता है कि अच्छा, मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा कुछ कहोगे। पर तभी वो रुक जाता है और कहता है क्या रुको? और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान उसी की तरफ देख रहे थे। यहाँ पर सभी लोगों के बीच में जितनी बातें हो रही थी वो सभी की सभी ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो कहता है कि अगर तुम लोगों के चेहरे ऐसे क्यों हो गए हैं, अगर तुम लोग को इतना ज्यादा बड़ा झटका कैसा लग सकता है? तो दूसरा लड़का कहता है कि तुम सच में सीरियस हो? जरा फिर से तेज बोलो। अगर मान लो कि मैं ये चीज मान भी लेती हूँ कि तुम एक हंटर नहीं बनोगे, तो आखिर एग्जैक्टली तुम क्या सोच रहे हो कि इसके अलावा अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? तो थंडर एम्परर उन लोगों से कहता है कि एक राइटर बनूंगा। ये सुनकर वो लोग कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि क्या? फिर से बोलो। तो वो खुश होते हुए कहता है कि मैं एक वेब नॉवल राइटर बनूंगा। जिसके बाद हम एक आदमी को दिखाते हैं जो कि एक तरीके की स्पीच दे रहा था और वो कहता है कि कोई भी इंसान जो कि लिखना चाहता है उससे पहले उसे अपनी स्टोरी को यहाँ पे इमेजिन करना होगा, जैसे कि वो किसी के सामने उसे बता रहा है, और उसे इस चीज को मेक श्योर करना होगा कि वो इंसान कभी भी इस चीज से बोर ना हो जाए। और उसकी ऐसी और भी कई सारी बातें थी जो कि असल में एक वीडियो के अंदर चल रही थी, और ये देखने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा थंडर एम्परर था, जिसके अंदर से राइटर बनने के लिए आग निकल रही थी और वो लगातार नोट्स को लिखता जा रहा था। ये देख कर उसके साथी भी काफी ज्यादा हैरान थे और यहाँ पर उसके लुक्स पहले से अलग हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा। वीडियो के खत्म हो जाने के बाद वो दोनों ही उठते हैं और तैयार होते हुए कहते हैं कि सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल का था। और हमारे एमसी का नाम असल में जुन है, जो कि ये देखकर कहता है कि सच में। और हमारे एमसी का नाम जुन है, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जेम्स। मेरे दिमाग के अंदर सच में कितने सारे अच्छे अच्छे कमाल के आइडियाज घूमना चालू हो चुके हैं। रुको, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मैं सच में राइटिंग के लिए पूरी तरह से सूटेबल हूँ? इसलिए वो कहता तो चलो देखते हैं कि आखिर जो इंस्पिरेशन है वो कितनी ज्यादा फ्रेश है। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले उसके साथी उसके लैपटॉप को दबाकर बंद कर देते हैं और चमकती हुई आंखों के साथ उससे कहते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अकेले यहाँ पर काम कर सकते हो? हमारे स्टडी सेशन के खत्म हो जाने के बाद ये रूल है कि हम लोग ड्रिंक पीने चलते हैं, तो चलो बच्चे हम लोग जल्दी से चले। और ये देखकर वो कहता है कि ठीक है, पर वो रोते हुए कहता है कि जो डेडलाइन है वो कल की है। तो उसके दूसरे साथी भी रोते हुए कहते हैं कि पर सबसे पहले तो मैं घर जाऊंगा। और जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, ये देखकर जुन कहता है कि सबके बाद भी मुझे काफी ज्यादा अजीब सा अच्छा सा लग रहा है कि ये वो फीलिंग है जो कि किसी मास्टरपीस को क्रिएट करने के लिए लगती है। और हम उसके पीछे के मैन हॉल को दिखाते हैं जो कि अजीब तरीके से शेक कर रहा था, जिसके बाद हमें उसके अंदर से अजीब तरीके के टेंटिकल्स निकलते हुए दिखते हैं। और दूसरी तरफ एक लेडी उसके लिए ड्रिंक लेकर आ रही थी और असल में ये उसका एक 18th ऑर्डर था। इसकी वजह से वो औरत भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और कहती है सर आपकी राइस लाटे तैयार है। जुन अपने काम में लगा हुआ उससे कहता है कि प्लीज यहाँ पर लाकर रख दीजिए, और ये सच में काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर आप ये खाली कप यहाँ से लेकर चली जाती हैं। और वो औरत भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान सी हो रही थी और वो बस यही सोच रही थी कि आखिर के इंसान इतनी
इतनी सारी लाटें कैसे पी सकता है। और अब जन ड्रिंक करते हुए कहता है कि मेरा फ्यूल पूरे से रिचार्ज हो चुका है और इस मोमेंटम के साथ मैं पूरी ताकत लगा दूंगा डेडलाइन से पहले इसको काम खत्म करके रखूं। जिसके बाद वो ईयरफोन लगाकर अपनी फेवरेट प्ले लिस्ट को यहाँ पर चालू कर देता है और जैसे गाने चालू होते हैं वो अपनी मास्टरपीस के लिए यहाँ पर काम करना चालू कर चुका था। और हम उसके पीछे से मेन होल के अंदर से काफी ज्यादा टेंटिकल से निकलते हुए दिखाते हैं, जिसके अंदर से एक आंख वाला मॉन्स्टर निकल कर आ गया था और वो अपने टेंटिकल से लोगों को पकड़ कर इधर उधर झुला रहा था। ये देखना सच में काफी ज्यादा फनी है कि किस तरीके से वो मॉन्स्टर दूसरी तरफ लोगों को मार रहा है और इस तरफ हमारे एमसी को यानी जुन को इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा। ये देखकर मुझे अमेजिंग स्पाइडरमैन का एक सीन याद आ गया। अगर आप लोगों को याद हो तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। जुन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार अब लगभग ये खत्म होने ही वाला है, ये मेरी राइटिंग की आखिरी लाइन है। और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर का ध्यान अचानक जुन के ऊपर जाता है और वो कहता है कि परफेक्ट एंडिंग सच में काफी ज्यादा अच्छी है। और दूसरी तरफ हमें उसका एक टेंटिकल दिखाते हैं जो कि आसमान में उठाकर उसने जुन की तरफ छोड़ दिया था और अब बस उसको एंटर दबाना ही बाकी रह गया था, जहाँ पर उसका काम पूरी तरह खत्म हो रहा था। पर वो अपनी लास्ट बटन दबा पाता उससे ही पहले वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से पीछे के कांचों को तोड़ देता है और जुन कुछ समझ पाता उससे ही पहले उसके ईयरफोन्स, ग्लासेस और यहाँ तक उसका लैपटॉप भी आसमान में उड़ रहा था। और उसके देखते ही देखते केवल कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसकी जितनी भी मेहनत थी और जितना भी उसने सब कुछ किया था वो सभी पानी के अंदर बह चुका था। जुन अपने सामने अपने टूटे हुए लैपटॉप को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और कपकपाते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वो रोते हुए अपने घुटनों के बल आ गया था। और दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो ये सब कर बहुत ज्यादा खुश हो रहा हो। जिसके बाद वो अपने टेंटिकल को लेकर जुन के ऊपर हमला कर देता है। पर जुन इस सब की वजह से काफी ज्यादा परेशान और रोते हुए कहता है मेरी मैन्युस्क्रिप्ट, और वो इसकी वजह से सच में काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और अब इस सब की वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा बह रहा था और उसकी आंख देखकर हमें ये चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। पर उस मॉन्स्टर के जुन को छूने से पहले ही जुन अपने ठंडर से बिना उसकी तरफ देखते हुए उसे पूरी तरह जलाकर खा कर देता है। अब हमारे एमसी के बाल येलो हो चुके थे और अब वो ठंडर एम्परर के अंदर बदल चुका था और वो काफी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि हे ऑक्टोपस जल्दी से उठो, अभी तक मैंने तुम्हें पूरी तरह कुक नहीं किया है। और वो ये कहते हुए सच में काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। पर फिर दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी, है ना? तो चलिए कुछ समय पहले के सीन के अंदर चलते हैं जहाँ पर हम एक लड़की को दूर से चिल्लाते हुए दिखाते हैं और वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि एक आदमी की लाश पानी के अंदर बह रही थी और वो रोते हुए कहती कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। और पता चलता है कि असल में ये सब टीवी के अंदर एक मूवी चल रही थी जो कि एक लड़की देखकर कहती है कि वाओ, तो सच में काफी ज्यादा क्रेजी प्लॉट है, ये तो काफी ज्यादा इंसेन है। मेन लीड को यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा है जिसकी वजह से वो मारा गया। सच में ये ड्रामा काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। और हम एक अजीब सी लड़की को दिखाते हैं जिसको देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर असल में ये है कौन। और हमें इसका नाम बताया जाता है कि इसका नाम होंग योम टाई है और असल में ये एक एस क्लास की हंटर है। और इसके अलावा असल में ये जुन की बड़ी बहन भी है और जुन भी ये देखकर काफी ज्यादा परेशान सा हो रहा था कि किस तरीके से उसकी बहन यहाँ पर बड़े आराम से बैठकर समय बर्बाद कर रही थी। वो कहता है कि जरा देखो तो इस मैस को। जिसके बाद हमें होंग टाई के बारे में बताया जाता है जो कि एक एस क्लास की हंटर है और इस कंट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल वंश में से एक है और साथ ही 7th स्क्वाड की कैप्टन भी जो कि टॉप रैंकिंग गिल्ड है जिसका नाम गार्डियन गिल्ड है। और केवल इतना ही नहीं, उसके सुंदर चेहरे और अपीयरेंस की वजह से और उसके फैशन के अंदर काफी ज्यादा अच्छे सेंस होने की वजह से वो इस हंटर वर्ल्ड के अंदर एक सुपरस्टार है और साथ ही काफी ज्यादा पॉपुलर भी। पर इस सब के अलावा फिर हमें न्यूज दिखाई जाती है पर तभी जुन रिमोट लेकर टीवी को बंद करते हुए कहता है पर क्या सच में कोई चीज के ऊपर यकीन कर सकता है कि आखिर ये सच में वही होंग टाई है। होंग टाई चिल्लाते हुए कहती कि हे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। वो एक सच में काफी ज्यादा सुपर इम्पोर्टेंट सीन था, आखिर तुम मेरे प्यारे से डे ऑफ को इस तरीके से बर्बाद क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि डे ऑफ भाड़ में जाए, तुम एक फ्रीलांसर हो जिसके पास कोई भी काम नहीं है और अगर तुम घर पर हो तो कम से कम तुम्हें घर के कामों में तो मदद करवानी ही चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है घर के बाहर जाओ और जाकर कुछ एक्सरसाइज करो। वो कहती है कि अब कुछ भी हो बस जल्दी से मेरा रिमोट मुझे वापस करो। पर फिर अचानक ही उसका फोन बजना चालू होता है जो देखकर वो दोनों थोड़े शॉक हो गए थे और उन्हें मैसेज मिलता है कि एक ब्रेकिंग न्यूज है कि मेपो डिस्ट्रिक्ट के अंदर अचानक एक गेट अपीयर हुआ है। जुन ये देखकर कहता है कि मापो डिस्ट्रिक्ट। होंग टाई उससे कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। जुन ये देखकर कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाने का मैसेज मिला है तो वो कहती है कि अभी तो नहीं पर मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा होगा अगर मैं वहाँ पर जाती हूँ। और वो जैसे चश्मा उतारती है तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत से वही होंग टाई दिखती है जो कि एस क्लास हम लोगों को दिखाई गई थी। जुन भी ये देखकर उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था और वो कहता है अगर कहा जाए तो तुम सच में हंटर मोड के अंदर काफी ज्यादा कूल लगती हो पर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वो कहती है पर क्यों नहीं। वो कहता है क्योंकि और कोई है जो कि उस तरफ ही जा रहा है, एक अनएम्प्लॉयड लिटिल ब्रदर या फिर मुझे ये कहना चाहिए एक फेलियर राइटर। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और जुन ये सब सोच कर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसकी केवल एक डिसीजन की वजह से उसका सारा का सारा काम पानी में बह गया या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि ऑक्टोपस के द्वारा जमीन के अंदर ढह गया। वो उस लैपटॉप को देखता है जिसकी आत्मा काफी लंबे समय पहले ही उसके शरीर को छोड़कर जा चुकी थी क्योंकि उसकी जो मदरबोर्ड थी वो भी इतना डैमेज हो गई थी कि उसे अब ठीक करना मुश्किल था। और वो उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ उदास सा कहता है कि लगता है यही मेरी किस्मत थी। जिसके
बाद वो उसको देखकर कहता है कि याद रखना, हमेशा बैकअप रखना और हमेशा अलग सेव करके रखना। और वो रोते हुए कहता है कि ये मेरा डेब्यू वर्क था, मुझे ऐसा लगता है कि सच में जो मैंने आज काम किया था वो एक रियल डील थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने फर्स्ट नॉवल के साथ यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा हिट दूंगा, एक डेब्यू जो कि सुपर रूकी का था, काफी ज्यादा कमाल का। इसके बाद मैं एक ऑथर की तरह फेमस हो जाता और इस साल का वेब नॉवल अवार्ड भी जीतता, जिसके बाद मुझे कई सारे लेक्चर्स देने के लिए बुलाया जाता कि आखिर मेरे जो गोल्डन एजेस थे आखिर वो किस तरीके के थे। पर अब आखिर में ये सारे केवल बस मेरी इमेजिनेशन बनकर रह गई है। और वो ये सब सोचकर और भी डिप्रेशन और डिप्रेशन के अंदर चला जा रहा था। पर फिर वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था, केवल कुछ ऑक्टोपसेस को यहाँ पे पूरी तरह से राख के अंदर बदलना भी मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल काफी होगा। और वो काफी ज्यादा गुस्से में बिजलियां गिराया जा रहा था, जिसके बाद उस सिटी के अंदर से काफी ज्यादा ऑमनियस ऑरा महसूस हो रहा था। और वो काफी ज्यादा गुस्से में मुंह बनाते हुए कहता है, लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं पूरा पे बैक लूं, कि अब मैं चीज को पूरी तरह से श्योर करूंगा कि मुझे पूरी तरह से पे बैक मिले। सच में तुमने एक गलत इंसान के साथ यहाँ पर पंगा ले लिया है। तब मुझे बताओ कि आखिर वो बॉस मॉन्स्टर कहाँ पर है, क्या वो वहाँ पर है? जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में अपनी फुल स्पीड के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और नीचे वहीं पर ऑक्टोपस जैसे मॉन्स्टर्स पड़े हुए थे। वहाँ पर आवाज आती है कि टीम 1 ने जितने मॉन्स्टर्स थे उन सभी से डील कर ली है और जितने भी सिविलियंस को यहाँ से निकाला था ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि वो लोग अच्छे से निकल गए हैं और इसके अलावा बाकी बचे हुए मॉन्स्टर्स को भी हैंडल किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि ठीक है, इस चीज को मेक श्योर करना कि तुम उन्हें अच्छी तरीके से खत्म कर दो। तो एक लड़का अपने साथी से कहता है कि अब लगता है कि ज्यादा बच्चे नहीं है, मैंने सही कहा ना? तो दूसरा कहता है कि हाँ, बस हम लोगों को थोड़ी देर और यहीं पर रहना है। पर क्या एक सडन गेट के लिए कुछ 0 से ज्यादा सरप्राइजिंगली मैनेजेबल नहीं था? तो वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सब हमारे कैप्टन की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ की वजह से है, जैसा कि हमें बुलडोजर एक्सपेक्ट करना चाहिए था। माँ सियोक जी और हमें सियोक जी के बारे में बताते हैं कि असल में ये इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट का कैप्टन है और साथ ही फोर्स स्क्वाड का एक ए रैंक मेंबर भी। सियोक जी उन लोगों से कहता है कि ठीक है, बातें बहुत हो गयी, अब बॉस को हराने के लिए तैयार हो जाओ, जो कि जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। तो उसका एक साथी कहता है कि आखिर जब तक तुम यहाँ पर हो हम लोगों को चिंता करने की जरूरत ही क्या है, हमारे कैप्टन एक ए रैंक है, इसलिए ए रैंक डेंजन बॉस उनके लिए काफी ज्यादा बड़ी कोई डील नहीं होगी। सियोक जी कहता है, इस सब के बाद भी कभी भी तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए, तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। और हमें दूसरी तरफ कई सारे सिर दिखाए जाते हैं और दूसरी तरफ वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कभी भी नहीं पता चलता कि आखिर कौन सा एनिमी कब तुम्हारे ऊपर सरप्राइज अटैक कर दे, इसलिए हमेशा फॉर्मेशन बनाए रहो। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले उसके सामने कई सारे ड्रैगन के सिरों वाला एक और खतरनाक सा डीमन सामने आ जाता है। उसके सामने ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स किसी लेगो के घर की तरह दिख रहे थे और ये देखने के बाद वो सभी पूरी तरह हके बक्के से रह जाते हैं और वो लोग को समझ पाते उससे ही पहले वो बड़ा सा ड्रैगन अपनी पूंछ से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो जंप कर इससे बच तो गए थे पर वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा वेव इम्पैक्ट पड़ा था। वो हैरान होते हुए कहते कि एक हाइड्रा पर आखिर वो ए रैंक के गेट के अंदर क्या कर रहा है। और एक लड़की कूदते हुए कहती कि रुको, जहाँ पर उसने अपनी पूंछ मारी थी वहाँ पर। और तभी हमें दिखता है जैसे ही वो पूंछ उठाता है तो असल में वहाँ पर एक आदमी रह गया था जो कि पूरी तरह से अटैक की वजह से खत्म हो जाता है। और ये जानने के बाद सियोक जी कि उसका एक साथी मारा जा चुका है, वो काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो यहाँ पर क्या करे। तो और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अलर्ट हो जाओ, बॉस मॉन्स्टर अपीयर हो चुका है और ये काफी ज्यादा बड़ा हाइड्रा है जो कि ट्रिपल ए रैंक मॉन्स्टर है। हाइड्रा को देखने के बाद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी उसके ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं, पर वो हाइड्रा बड़े ही आराम से केवल अपने एक चेहरे को घुमाते हुए बिल्डिंग्स को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। ये देखने के बाद सियोक जी भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि एक ट्रिपल ए रैंक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, वो भी ए रैंक डंजन के अंदर से। एक गेट इस तरीके से चिंच कैसे हो सकता है? ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। हम लोगों को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिइंफोर्समेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों के यहाँ पर जीतने के चांसेस पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और हम सभी मारे जाएंगे। और हमें दिखता है कि हाइड्रा के एक मुंह के अंदर वो काफी ज्यादा फ्लेम्स को अनलीश करना चालू करता है। ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे वो उस फ्लेम को छोड़ता है वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा हमला हुआ था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे, पर वो फ्लेम्स उन दोनों को छू ही नहीं पाती। और जैसे इस अटैक के खत्म हो जाने के बाद उन दोनों की आंखें खुलती है तो अपने सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि असल में उनके कैप्टन ने यहाँ पर शील्ड बनाकर उन दोनों की जान बचा ली थी। और वो परेशान होते हुए कहता है कि डैम इट, पर हम लोगों के पास यहाँ पे इतना समय नहीं है कि हम लोग यहाँ पर वेट कर सके। हम लोगों को यहाँ पर तब तक समय निकालना होगा जब तक रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ नहीं जाती। पर दिक्कत की बात तो ये है कि हाइड्रा के जितने भी चेहरे हैं, एक चेहरा लगभग एक ए रैंक की स्ट्रेंथ रखता है और अगर इसके 9 के 9 सिर एक साथ हमला करते हैं तो यहाँ पर सर्वाइव करना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। और केवल हाइड्रा के इस अटैक की वजह से जिसको इसने यहाँ पर ब्लॉक कर लिया था, पर सियोक जी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उसके मुंह से खून आना चालू हो चुका था। वो कहता है पर सबके बाद भी मैं यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकता। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जंप करते हुए कहता है कि जब तक यहाँ पर लोग रहेंगे जिनकी रक्षा करनी है तब तक मेरे शरीर के अंदर ताकत जितनी भी रहेगी मैं पूरी लगा दूंगा। और ये कहते हुए वो आसमान में पहुंच चुका था और हाइड्रा
के ऊपर हमला करते हुए कहता है तब तक मैं लड़ता रहूंगा, और वो अपने स्किल पावर क्रश का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रा के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और शियोंजी देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर केवल हाइड्रा के 2 ही चेहरे थे जो कि यहाँ पर खत्म हो गए थे। वो कहता है कि बस केवल 2 सिर, इसका मतलब तो ये है। और अब उसके पीछे दिखता है कि हाइड्रा का तीसरा सिर उसके पीछे एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक बनाकर उसके ऊपर हमला करने वाला था। ये देखने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए जैसे पीछे की तरफ देखता है, उसका अटैक शियोंजी के ऊपर हो गया था और हमें उसका हथौड़ा आसमान में उड़ता हुआ दिखता है। उसकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी और वो काफी ज्यादा दूर आकर नीचे गिर गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर मारा ना गया हो, पर वो कहता है कि नहीं, मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता। जिसके बाद वो हाइड्रा अपने पूरे सिरों का इस्तेमाल करते हुए एक काफी ज्यादा बड़ी सी एनर्जी की बॉल बनाते हैं और ये देखकर शियोंजी उठ जाता है और कहता है अगर ये चीज गलती से जमीन पर गिर गई तो ये पूरी जगह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और उसे इस समय पर अपने ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रहा था और साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा भी, क्योंकि वो यहाँ पर उठ ही नहीं पा रहा था। वो कितनी भी कोशिश कर ले पर वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और अचानक ही उसके देखते ही देखते एक बिजली का झटका आता है और वो बड़ी सी एनर्जी की बॉल वहाँ पर गायब हो जाती है। शियोंजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि रुको, आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ। और वहाँ पर वो थंडर एम्परर को देखता है जो कि आ गया था और जितनी ज्यादा कमाल की उसने यहाँ पर एंट्री ली थी, उसके ऐसा लग रहा था जैसे कि बिजली से बने हुए 2 पंख हैं जो कि आसमान में उसे उड़ा रहे हैं। हाइड्रा के सभी चेहरे उसी की तरफ निहार रहे थे और शियोंजी जुन को देखकर कहता है ये क्या भगवान है। पर जुन तो हाइड्रा को देखकर कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पर हाइड्रा उसे देखकर और उसकी ओवरवेलमिंग एनर्जी को महसूस करने के बाद बहुत बुरी तरीके से कपकपाना चालू कर देता है और वो गुस्से में उससे कहता है कि तुम इसके बारे में पता भी है कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या गलत किया है। अगर तुम यहाँ पर बात कर पाते तो शायद लगभग तुम यहाँ पर कोई बहाना बनाने की कोशिश कर पाते। और उसके जितने भी सिर थे वो उसको देखकर बस कपकपाए जा रहे थे जैसे कि वो यहाँ पे एक्सक्यूज बनाने की कोशिश कर रहे हो। पर फिर वो हिम्मत करते हैं और थंडर एम्परर के ऊपर हमला कर देते हैं। और ये देखकर वो कहता है तो अच्छा कि तुम इस तरीके से खेलने वाले हो जैसा कि मुझे लगा था, लगता है कि तुम्हें पीटने की जरूरत है। और वो बस अपना एक हाथ उठाता है और थंडर को इकट्ठा कर हाइड्रा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और कहता है कि मेरा लैपटॉप, मेरी मैन्युस्क्रिप्ट वो सब खत्म हो गई केवल तुम्हारी वजह से। और ये कहते हुए बस हाइड्रा के जितने भी चेहरे थे उन सभी के ऊपर वो थप्पड़ लगाया जा रहा था। साथ ही वो आगे कहता है तो बताओ आखिर तुम इसके लिए क्या करोगे। और वो यहाँ पर गुस्से से ज्यादा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। सच में ये सीन देखने में काफी ज्यादा मजेदार है क्योंकि थंडर गॉड के लिए बस ये किसी खिलौने की तरह है जिसके ऊपर वो चिल्ला रहा है। और इस सब के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में अपनी चुटकी बजाते हुए कहता है और इस सब के अलावा तुम लोगों की वजह से मैं अपना डेब्यू तक नहीं कर पाऊंगा। वो सब बहुत बुरी तरीके से पिटने की वजह से घूर के बस उसकी तरफ देख रहे थे। तभी वो काफी ज्यादा गुस्से में अपनी एनर्जी उसके ऊपर रिलीज करता है जिससे काफी ज्यादा बड़ा थंडर शॉक आकर सीधे उस हाइड्रा के ऊपर लगता है और वो बेचारा जल भुनकर वहाँ पर राख हो जाता है। अब ये सब देखने के बाद तो मुझे यहाँ पर बेचारा हाइड्रा के ऊपर तरस आ रहा है जो नीचे आकर खड़ा हो गया था और वो मुंह बनाते हुए कहता है तो मैं यहाँ पर जिंदा जला देने के बाद भी सच में मेरा गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। मेरी डेडलाइन कल की है तो आखिर मैं कल तक सारी चीजें कैसे लिख पाऊंगा। और यही सब बातें करते हुए वो अपने घर की तरफ जाने लगा था हाइड्रा को पीछे ऐसे ही छोड़कर। अब एक लड़के की आंखें खुलती है, वो कहता है कि डैम इट, मैं बेहोश हो गया था। और वो लड़की ये देखकर कहती है कि आखिर असल में यहाँ पर हुआ क्या है। हम लोग डेफिनेटली उस हाइड्रा से लड़ रहे थे। और उन लोगों के सामने अपने कैप्टन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो लोग जल्दी तो उसके पास जाते हैं और वो लड़का ये देखकर कहता है कि वो अभी तक जिंदा है, हम लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू टीम के आने का वेट करना होगा। और वो लड़की ये देखकर कहती है कि रुको जरा वहाँ देखो, हाइड्रा मारा जा चुका है। और वो लोग उसके चेहरे पर उस निशान को देखकर हैरान थे और कहते हैं कि निशानों को देखो। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी ने काफी इनक्रेडिबल फोर्स के साथ उसके ऊपर हिट किया है। जिसके बाद वो हैरानी के साथ शियोंजी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और थोड़ी देर बाद जैसे शियोंजी को होश आता है फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक एंकर का सीन दिखाते हैं। वो कहता है कि पहली बार इन 2 सालों में एक ए रैंक अचानक एक गेट के अंदर बदल गया जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। इसके अंदर से ट्रिपल ए रैंक हाइड्रा बाहर निकल कर आ गया था और उसकी पावर सच में काफी ज्यादा इमेंस थी। पर एक अकेले ए रैंक हंटर ने उसे हरा दिया। और वो हीरो बल्कि कोई और नहीं शियोंजी है जिसको हम लोग बुलडोजर के नाम से भी जानते हैं। और वो वीडियो जिसके अंदर हाइड्रा को एनालाइज किया गया था वो यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है और उसके ऊपर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। और ये तो एक हिस्टोरिकल टेक डाउन था जिसके अंदर मॉन्स्टर को हरा दिया गया और सभी सिविलियंस को बचा लिया वो शियोंजी ने। और हम लोगों ने इस चीज को भी कंफर्म कर लिया है कि 14 महीनों में वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। अभी उसके जो वोकल कॉर्ड है वो काफी ज्यादा घायल है, इसी वजह से बेचारा वो वहाँ पर पड़ा हुआ सारी चीजों को सह रहा था पर वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिसके बाद हमें एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस सब के बारे में बातें चल रही थी। एक आदमी कहता है कि शियोंजी ने अकेले ही ट्रिपल ए रैंक के हाइड्रा को हराया है, हम लोगों को तुरंत ही उसको गार्डियन गेट गिल्ड के अंदर ज्वाइन करवा लेना चाहिए। तो दूसरा कहता है कि पर मैं चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, वो तो बस एक ए रैंक हंटर है। तो दूसरा कहता है कि किसको पता कि शायद वो जल्दी एक एस रैंक के अंदर आ जाए क्योंकि सबके अलावा इस तरीके के हंटर पावर लेवल्स
वाले लोग सच में काफी ज्यादा रेयर होते हैं। और वहाँ पर होंगटाई भी बैठी हुई थी, जिसको अच्छे तरीके से पता था कि आखिर ये सब किसका किया धरा है। इसलिए वो अपने भाई के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम फेलियर कहीं के, आखिर असल में तुम यहाँ पर ये करना क्या चाहते हो। उसे ये सब सोच सोच कर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि तुम्हें सच में इस चीज का बिल्कुल भी मतलब नहीं पता कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला गया कि थंडर एम्परर ने असल में उस गेट को क्लियर किया था तो चीज और भी ज्यादा अनोइंग हो जाएंगी। तो गार्डियन गेट गिल्ड का लीडर ये देखकर कहता है, क्या तुम सभी लोगों को सच में ऐसा लगता है कि ए रैंक हंटर सच में एक अकेला ही चीज को हैंडल कर सकता है? पर मुझे ऐसा नहीं लगता। और हम इसके बारे में बताते हैं कि असल में ये गार्डियन गेट गिल्ड का लीडर है और उसका नाम डो हावेंग है। और होंगटाई ये देखकर परेशान से होते हुए कहती है कि डेविड, इसने तुरंत इस चीज के बारे में पता लगा लिया। जन, हम लोग खत्म होने वाले हैं। और हावेंग होंगटाई से कहता है, क्या तुम इस चीज से एग्री नहीं करती? तो ये सुनकर वो कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो खड़ा हो गया था और कहता है कि ट्रिपल ए हाइड्रा को एक ए रैंक के हंटर ने हरा दिया। अब जरा इस चीज के बारे में सोचो भी, मुझे एक लेजेंडरी हंटर के बारे में याद आ रहा है। सबसे पहले उसने मुझे इग्नोर कर दिया था और फिर वो एक थिन एयर के अंदर गायब हो गया था। पर अब देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसने ये डिसाइड किया है कि वो फिर से सभी लोगों के सामने आ रहा है। द थंडर एम्परर, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और दूसरी तरफ जुन की कंडीशन अलग ही खराब हो रही थी। वो एक जगह पर बैठा हुआ बहुत बुरी तरीके से कपकपाया जा रहा था। वो एक एडिटर के सामने बैठा हुआ अपना काम उसे दिखा रहा था। ये देखकर वो कहता है कि ये सब तुमने लिखा है। तो वो हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ, पर वो तुरंत ही उस टैबलेट को नीचे रख देता है। ये देखकर जुन थोड़ा सा घबरा गया था। और वो आदमी कहता है, अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है कि चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि गोल्डन लेवल पब्लिशिंग एडिटिंग का एक एडिटर है जिसका नाम गु है। गो कहता है कि तुम्हारी जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा अच्छी है और वो केवल मजेदार ही नहीं है, इसकी सेटिंग्स भी काफी ज्यादा ग्रेट है। पर एक और बार फिर से यहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स है वो सभी केवल एक हिट के अंदर मर रहे हैं। इस चीज का रियल वर्ल्ड के अंदर कोई भी सेंस नहीं बनता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो रीडर्स है वो धीरे धीरे कर अपना इंटरेस्ट इस स्टोरी के अंदर से खो देंगे और ये स्टोरी कहीं पर गायब हो जाएगी। पर वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि इसको मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एंगेजिंग बना कर रख सकूं। पर गु उसके अंदर कई सारी गलतियां निकालता और कहता है कि ये सारी पूरे से कचरा है। और फिर वो एक लंबी से सांस लेते हुए कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर और भी सारे ग्राफिक्स डालो और डिस्क्रिप्शन डालो, पर क्या तुमने आज सुबह की न्यूज देखी थी? एक गार्डियन हंटर मरते मरते बचा है पर उसने कई सारे लोगों की जान बचाई थी उस सडन गेट से। जरा उस चीज को इमेजिन करो, एक हंटर जो कि टॉप रैंक पर नहीं है पर फिर भी वो अपनी जान को रिस्क में डाल रहा है जिससे वो लोगों की रक्षा कर सके। और वो इमेजिन करता है कि जहाँ पर श्योक जी हार रहा था पर वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। ये देखकर उसके दोनों साथी कहते हैं कि नहीं कैप्टन, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है कैप्टन। पर जो उनका कैप्टन था वो हाइड्रा की तरफ बढ़ता जा रहा था। और वो आगे कहता है कि वो कितना ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा कमाल की बैटल हो सकती है और भले इसको किसी ने भी देखा ना हो पर पहली बार में ही लोग इस चीज को महसूस करेंगे। इसी वजह से सभी लोग उस हंटर का नाम याद रखेंगे। भले ही वो वहाँ पर नहीं है पर फिर भी वो इस चीज को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि वो लोग ये काफी अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो कि आखिर वो आदमी किस तरीके की चीजों से गुजरा होगा। वो एम्पैथाइज, वो इम्प्रेशन, असल में ये रियलिटी होती है। और गो की इस तरीके से मोटिवेटेड बातें सुनने के बाद जुन काफी ज्यादा हक्का बक्का सा रह गया था, जिसके बाद वो कहता है कि मैंने कभी भी इस चीज के ऊपर जरा सा भी कंसर्न नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गो ये सुनने के बाद लंबी से सांस लेते हुए कहता है, देखकर लगता है जैसे कि तुमने अब इस चीज को यहाँ पर समझ लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक और हफ्ता देता हूँ, तब तक इसको फिक्स कर देना। जुन ये सुनकर कहता है कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस समय तक मैं इसको पूरा सही कर दूंगा। और गो वहाँ से जाते हुए अपनी एक आंख दिखाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि अगर जो तुम्हारा नेक्स्ट वर्जन है वो ज्यादा अच्छा नहीं हुआ तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद जुन हक्का बक्का रह गया था और वो अपनी जगह पर खड़ा खड़ा काफी ज्यादा पसीना पसीना होते हुए कहता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जिसके बाद फिर वो अपने घर वापस आ जाता है। जब उसका भाई टीवी देख रहा था वो कहता है कि हे फेलियर, क्या तुम वापस आ गए? तो वो वहाँ पर काउच पे आकर गिर जाता है और कहता है मेरी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। और वो वहाँ पर अजीब अजीब सी बातें करने लगा था। ये सुनकर उसका भाई काफी ज्यादा गुस्से में उसे कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये जमीन भी बदबू देने लगेगी, जाओ जल्दी से दफा हो जाओ। जिसके बाद वो उससे कहता है तो बताओ आखिर क्या हुआ? वो कहता है कि भाई आखिर मैं क्या करूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फायर हो जाऊंगा। जिसके बाद अर्जुन अपने भाई को पूरी पूरी कहानी बताता है। ये सुनने के बाद वो कहता है, अगर तुमने इस बार इसको सही तरीके से रिवर्स नहीं किया तो जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा है तो तुम्हें इस बार और भी ज्यादा रियलिस्टिक होना होगा, पर तुम्हारे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर तुम ऐसा कैसे करो। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है। तो उसके छोटा भाई कहता है तो बताओ अगर तुम लिखने से पहले क्या करते हो? वो कहता है कि जरा मेरी बात सुनो, मैंने सुना था कि 30 ए रैंक मॉन्स्टर्स को केवल एक ही अटैक के अंदर खत्म कर दिया, पर उन लोगों ने ये कहा कि ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि यहाँ तक भी एस रैंक का भी नहीं है बल्कि एक ए रैंक का है, तो आखिर ये चीज सेंस कैसे बना सकती है? उसका भाई ये सुनने के बाद लंबी से सांस लेते हुए कहता है कि अगर तुमने सही तरीके से लड़ाई कब करी थी? ये सुनकर वो कहता है कि वो कहता है कि बिल्कुल मैंने करी है। तो उसका छोटा भाई कहता है कि कब करी है? तो वो बताता है कि उस क्योस गेट के अंदर मैंने सीधे 70 घंटों तक लड़ाई करी थी उस बीस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन से, जिसकी वजह से मैं लगभग एक स्केलेटन बन गया था। और उसका भाई उसकी ये बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम सच में इस चीज को एक एग्जाम्पल की तरह देख रहे हो। वो एक अपोकलिप्स लेवल था। ये सुनकर उसका भाई कंफ्यूज था और वो कहता है कि क्या? तो वो कहता है कि मेरी बात कान खोलकर सुनो, आखिर बताओ कि इस दुनिया के अंदर कितने लेजेंडरी हंटर्स हैं? ये सुनकर वो कहता है कि 12। और वो आगे कहता है तो आखिर कितने सारे लोग हैं जो कि उनके एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को रिलेट कर सकते हैं? तो वो कहता है कि 12। जिनका भाई आगे कहता है कि इस दुनिया के अंदर आधे से ज्यादा लोग हैं जो कि F रैंक से C रैंक के बीच में है, इसलिए किसी के लिए A रैंक पर पहुंचना भी उसका मतलब तो यही है कि उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, एक टोटल लाइफ अपग्रेड और एक S रैंक की वेल्थ के बारे में तो सोचो ही मत, क्योंकि वो वेल्थ के साथ साथ एक्चुअल पावर को भी होल्ड करते हैं, वो भी कई सारे मेजर कॉर्पोरेशंस के साथ। इसलिए अगर एक S रैंक हंटर बनना भी काफी ज्यादा रेयर होता है तो आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है कि लोग लेजेंडरी हंटर के साथ रिलेट कर सके? इसलिए जो रीडर्स होते हैं उनको किसी प्रोटैगनिस्ट की तरह अपने आप को सोचने दो, और इसी की वजह से वो ऐसी स्टोरीज को प्रेफर करते हैं जिसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो उनके सेम लेवल के साथ स्टार्ट करता है और धीरे धीरे कर समय के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बनता चला जाता है। इसी वजह से अगर तुम उस तरह की किसी स्टोरी को लिखना चाहते हो तो सबसे पहले जो कि तुम्हें काम करना चाहिए वो है रिसर्च करो। जोन ये जानने के बाद काफी सरप्राइज था और वो आगे कहता है जाकर देखो कि आखिर रेगुलर हंटर्स किस तरीके से लड़ते हैं। ये सुनकर जोन कंफ्यूज होते हुए कहता है अच्छा, पर कहाँ देखूं, अब तो मैं एक हंटर भी नहीं रहा। तो वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहता है कि आखिर मैं इस फेलियर का क्या कर सकता हूँ। ये देख कर जोन जल्दी से जाकर उसे चिपक जाता है और कहता है छोटे भाई प्लीज मेरी मदद करो। तो वो उसे धक्का देते हुए कहता है अगर ऐसा है तो तुम कोरिया के हंटर एसोसिएशन के अंदर जाओ, अगर तुम कहोगे तो वहाँ के जो चेयरमैन है वो तुम्हें कुछ भी ग्रांट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि तुम एक थंडर एम्परर हो, एक ओनली लेजेंडरी हंटर जो कि कोरिया के अंदर है और उनमें से एक जिसने बीस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ाई करी थी। और ये सारी बातें करने के बाद उसका भाई वहाँ से चला जाता है। जिन वहाँ पर बैठा हुआ कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं थंडर एम्परर हूँ, मैं तो ये भूल ही गया था। और दूसरी तरफ हमें हंटर एसोसिएशन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जो प्रेसिडेंट था वो ये देख कर कहता है कि इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम पार्क डॉग हान है और ये कोरिया के हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन है। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि पिछले साल की डिमोशन वार्निंग के बाद भी हम लोगों का नेशनल गेट ऑपरेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है और हमारे हंटर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और केवल इतना ही नहीं, जब पूरी सिटी पूरी तरह खत्म होने वाली थी तो हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट भेजी थी और वहाँ के जितने भी सर्वाइवल्स थे उन सभी को बचाया था। और इसके अलावा यहाँ तक जर्मनी ने भी रिक्वेस्ट करी थी हमारे एक्सपीरियंस हंटर्स के लिए, तो हम लोगों ने उनकी भी मदद करी थी। और सबके बाद भी तुम लोग यहाँ पर हमारे एक A रैंक की प्रमोशन की रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर रहे हो। सच में ये तो एक काफी ज्यादा बेकार सा रीजन है, इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो उसके साइड में से एक आदमी जो कि मुच्छड़ है वो मुस्कुराते हुए कहता है सच में इस चीज के अंदर तो कोई भी मदद नहीं कर सकता। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये सब इसी वजह से क्योंकि कोरिया के अंदर लेजेंडरी हंटर्स की कमी है और असल में ये इंडिया का हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन है जिसका नाम गुलशन है। गुलशन कहता है कि हमारी कंट्रीज और बाकी 11 कंट्रीज सब मिलकर लेजेंडरी हंटर्स को सपोर्ट करती है और साउथ कोरिया ऐसा नहीं कर रही। मैंने सही कहा ना? जहाँ तक साउथ कोरिया का ब्रेन वॉश हो चुका है, इसी वजह से अचानक ही वो रिलेवेंट करने लगी है। डाई हांग ये सुनकर चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम लोग इस तरीके से हंटर्स को मैनेज कैसे कर सकते हो? आखिर जो नेशनल लेवल के पावर्स थे आखिर अचानक ही वो बिना किसी वजह से गायब कहाँ हो गए? तो गुलशन कहता है कि ये उनकी पर्सनल फ्रीडम है। और गुलशन आगे कहता है कि सबके अलावा कि तुम सच में हिम्मत कर रहे हो एक A रैंक को इस तरीके से प्रमोट करने के लिए, वो भी इस तरीके की सिचुएशन पे। मैं देखो एक और बार तुमसे ये चीज कह रहा हूँ, एक नेशन केवल अपनी रैंक को तभी बढ़ा सकती है जब उसके पास एक टॉप रैंक का लेजेंडरी हंटर हो। डाईहार ये सुनकर कहता है अगर ऐसा है तो हम लोगों को प्लीज 2 रैंक प्रमोशन तो दे ही दीजिए। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, अभी के लिए तुम ऐसा कर सकते हो। ये मीटिंग काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, चलो अब हम लोग साउथ कोरिया की रेटिंग के बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं, वो भी अगली बार। और ये कहकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। सभी के अचानक ही वहाँ से गायब हो जाने की वजह से डाईहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी को गालियाँ देते हुए कहता है कि वो कमीने कहीं के। वो समय जब हम लोगों की मदद ले रहे थे तब तो काफी ज्यादा खुश थे, पर तभी उसका मैनेजर वहाँ पर आ जाता है जो कि उससे कहता है पर अब उन लोगों ने हम लोगों के बीच में एक लाइन को खींच दिया है, पर चेयरमैन प्लीज शांत हो जाइए, अभी भी आपकी एक अपॉइंटमेंट बची हुई है। तो वो गुस्से में कहता है तो बताओ आखिर नेक्स्ट शेड्यूल काय का है? वो कहता है कि गिल्ड ने हमारी हंटर एसोसिएशन की जो कॉर्पोरेशन रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट किया है, उसका नाम स्कॉर्पियन गिल्ड है। मैं यही जानना चाहता था कि आखिर आपके कंसर्न क्या है? तो वो कहता है कि जैसा कि तुम भी जानते हो कि उनकी जो रेपुटेशन है वो सच में काफी ज्यादा बेकार है। इसके अलावा उनके ये भी रूमर्स फैल रहे हैं कि जो रिबल गिल्ड है उनके ऊपर उसने एम्बुश कर दिया था, इसलिए ये चीज तो पूरी तरह से ऑब्वियस है कि वो लोग हमारे सपोर्ट को दिखाकर यहाँ पे एक बहाना बनाना चाहते हैं जिससे वो हाई रैंकिंग गेट्स के अंदर मोनोपोली लेकर आ सके। पर वो कहता है कि अगर हम लोग उनके साथ एसोसिएट करते हैं तो जो हमारे एसोसिएशन की इमेज है, डाईहांग उसे रोक देता है और कहता है कि देखो सेक्रेटरी, हम लोग कोरिया की हंटर एसोसिएशन है, अगर वो एक याद रखने वाली गिल्ड होती तो हम लोग जरूर उन लोगों से मिलने जाते। पर साथ ही वो परेशान होते हुए सोचता है कि मैं तो बस ये कह रहा हूँ, पर अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों ने स्कॉर्पियन गिल्ड को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया तो बाकी सभी गिल्ड्स हम लोगों को छोड़ना यहाँ पे चालू कर देगी। पर तभी उसे किसी तरीके की हड़बड़ाहट सुनाई देती है
और एक आदमी भागते हुए वहाँ पर आ रहा था जो कि कहता है ये पहली बार हुआ है कि कोई इस तरीके का हमारे यहाँ पर आया हुआ हो, जल्दी से उसको फोर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बाहर फेंक दो। यहाँ ये देखकर कहता है कि सिक्योरिटी चीफ आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। तो वो कहता है कि चेयरमैन असल में एक आदमी लॉबी के अंदर आया हुआ है जो कि आपसे मिलने की बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है। वो कह रहा है कि वो किसी तरीके की कन्वीनियंट स्टोर का ओनर है या फिर कुछ ऐसा ही। ये सुनकर डाई हंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि कन्वीनियंट स्टोर का बच्चा, ऐसा लगता है कि शायद वो गलती से यहाँ पर आ गया होगा। पर वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे आपको ये और पहले बता देना चाहिए था। पर वो बार बार यही कह रहा है कि मैं जाकर आपसे ये कह दूं कि वो टाइजोंग डे कन्वीनियंट स्टोर से आया है, आप इस चीज को समझ जाएंगे। ये सुनने के बाद डाइहा अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है और कहता है कि तुमने आखिर अभी क्या कहा, क्या वो टाइजोंग डे कन्वीनियंट स्टोर से आया है। और फिर वो सारी सारी कड़ियों को मिलाना चालू करता है और उसे समझ में आ गया था कि असल में यहाँ पर कोई और नहीं आया है बल्कि थंडर एम्परर आया है, जिसका मतलब तो यही है कि असल में वो एक लेजेंडरी हंटर है। और वो जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहता है कि लॉबी से जाकर कांटेक्ट करो और उन लोगों से कहो कि मैं पर्सनली ही नीचे आ रहा हूँ। और वो बार बार बटन दबाते हुए कहता है कि आखिर ये एलिवेटर इतनी ज्यादा स्लो क्यों है। और जैसे गेट खुलता है तो अंदर जाते हुए चिल्लाकर कहता है कि उस लड़के को यहाँ से बाहर मत निकाल देना। जिसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक काली सी कार आकर खड़ी हो गई थी और उसमें से एक चोटी वाला आदमी निकल कर बाहर आ जाता है और चश्मा उतारते हुए कहता है कि जरा इस जगह को देखो, ये हंटर एसोसिएशन सच में काफी ज्यादा कमाल की फैंसी है। और ये स्कॉर्पियन गिल्ड का लीडर है जिसका नाम जिंग नाम है। उसके पीछे पीछे एक आदमी आ रहा था जो कि उससे कहता है यहाँ तक जो डाई हान है वो भी काफी ज्यादा फेमस है इसके लिए कि वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पर असल में वो हमसे मिलने के लिए मान गए हैं। स्कॉर्पियन गिल्ड की जो प्रिविलेजेस है सच में वो यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। तो जिन नाम उसके कंधे पर हाथ रखे हुए उससे कहता है बिल्कुल, क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मैंने यहाँ पर मिलने के लिए कितना ज्यादा डोनेट किया है, इसी वजह से तो आप हमारे गिल्ड के लीडर हैं। और पीछे की तरफ हमें दिखता है कि जुन खड़ा हुआ था जहाँ पर एक आदमी उसे बना रहा था और अचानक ही डाई हान वहाँ पर आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो कहाँ पर है, कहाँ पर है। जिन्ना उसको नोटिस कर लेता है और कहता है कि वाओ, क्या तुम सच में मुझसे मिलने के लिए इतना डेस्परेट थे कि तुम नंगे पैर यहाँ पर भागते हुए आ गए। इसलिए वो कहता है कि हे चेयरमैन मैं यहाँ पर हूँ। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले वो एक मुक्के में उसे आसमान में पहुँचा देता है और कहता है कि जल्दी से साइड में हट जाओ, तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। आखिर तुम्हें ये पता ही नहीं है कि आखिर तुम यहाँ पर किसको रोक रहे थे। और ये सुनने के बाद जिन नाम काफी ज्यादा कंफ्यूज था। जिसके बाद डाई हान जिन के पास आकर उसको हिलाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर वेट करवाने के लिए मुझे माफ कर देना, कि तुमने लंबे समय तक तो वेट नहीं किया। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगा था कि हम लोग कभी भी नहीं मिलेंगे, काफी लंबा समय हो गया जब हम दो एक दूसरे से मिले हैं। वो कहता है कि जो मैसेज था मुझे वो बाद में मिला था, पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। तो वो कहता है कि असल में एक चीज थी जो कि मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से शॉक होते हुए कहता है कि कुछ चीज है जो कि वो डिस्कस करना चाहता है, क्या वो अपने रिटायरमेंट से वापस आना चाहता है। और वो इमेजिन करना चालू कर देता है कि जो थंडर एम्परर है वो वापस आ रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि ये अभी तक हंटर एसोसिएशन को भूला नहीं है इसके रिटायरमेंट के बाद भी। और ये सब सोच सोच कर डाई हान काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहता है कि एक लेजेंडरी हंटर के फिर से कोरिया के अंदर वापस आ जाने के बाद कोरिया का जो ग्लोबल स्टैंड है वो फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। पर वो कहता है कि मैं एक फाइट को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तो बस थंडर एम्परर तुम्हारे ये बोलने का ही वेट कर रहा था, चलो तुम्हारे इस ऑब्जर्वेशन सेशन के लिए तुरंत ही काम करना चालू कर देते हैं। पर अचानक डाई हान को ये महसूस होता है कि आखिर अभी अभी उसने क्या कहा। वो कहता है कि ऑब्जर्वेशन, पर ये देखने के लिए आया हूँ कि आखिर जो रेगुलर हंटर होते हैं वो किस तरीके से फाइट करते हैं और इसके बदले में मैं यहाँ पर तुम्हारी एक विश को ग्रांट करूंगा। और ये कहकर वो डाई हान की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। अब उन लोगों के बीच में यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डाई हान कहता है कि अगर हम लोग कॉर्पोरेट करते हैं और तुम्हें अलाउ करते हैं तुम्हारे रिसर्च को कंडक्ट करने में, जैसे तुम अपनी राइटिंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू रख सको, तो बेसिकली तुम इस चीज के लिए एग्री कर रहे हो जिससे तुम फिर से थंडर एम्परर बन जाओगे। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। ये सुनकर वो कहता है कि वेल देखा जाए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा तरीका होगा जिससे मैं फील्ड के अंदर जा सकूं और रिसर्च कर सकूं। वो कहता है अगर ऐसा है तो ये तो एब्सोल्युटली हम लोगों के लिए परफेक्ट है। यहाँ पे एक अच्छी सी जॉब है जैसा कि तुम चाहते हो एग्जैक्टली उस चीज से फिट होती है। और साथ ही वो सोचता है कि अगर थंडर एम्परर फिर से वापस आ जाता है तो जो कोरिया की नेशनल रैंक है वो फिर से ऊपर चली जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग ग्लोबल स्टेट के अंदर अपने आप को फिर से रिक्लेम कर सकते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से कुछ भी हो जाए पर मैं इतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से तो बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला। और वो उसे यहाँ पे एक आईडी कार्ड देता है एक एफ रैंक का, जहाँ पर उसका काम एक गेट हेल्पर का था। जुन ये देखकर कंफ्यूज था और वो पूछता है क्या गेट हेल्पर। वो कहता है कि असल में ये एक ऐसी जॉब है जो कि ज्यादातर एफ रैंक के हंटर्स करते हैं। ये वो लूट को रिट्रीट कर लेकर आते हैं जिसको हंटर क्लियर कर लेते हैं, जिसके बाद कभी जरूरत पड़ती है तो वो निकलने के रूट को भी खाली करवाते हैं और इसके काफी ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर वो लड़ाई भी करते हैं। पर बिल्कुल जो लड़ाई होती है वो कभी भी वहाँ पर ऐसा नहीं होती, इसी की वजह से वो ज्यादातर हमेशा पीछे ही रहते हैं और आराम करते हैं। ये एक परफेक्ट रोल है जिससे तुम रेगुलर हंटर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या तुम इस चीज में एग्री नहीं करते। जोन खुश होते हुए कहता है कि वाह, मुझे तो इस चीज का आइडिया ही नहीं था कि सच में ऐसा कोई रोल भी एग्जिस्ट करता है। वो ये देखकर सोचता है कि वेल, जिन को इसके बारे में वैसे ही पता नहीं होगा कि आखिर हेल्पर कौन होता है, क्योंकि जिस तरीके की लड़ाई लेजेंडरी हंटर्स लड़ते हैं उस तरीके की लड़ाई के अंदर कोई हेल्पर वहाँ पर
जाता ही नहीं है। जुन खुश होते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था, इसी वजह से तुम्हें आपके पास आया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। पर वो उससे कहता है कि रुको, क्या तुम सच में एक हेल्पर बनने के लिए पूरे से सीरियस हो? तो वो कहता है कि बिल्कुल, इसके अलावा जितनी भी एडिशनल डिटेल्स है आप वो सारी की सारी मेरी कन्वीनियंट स्टोर के वहाँ पर भेज दीजिएगा। और ये बोलकर वो जल्दी से कांच तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। ये देखने के बाद सेक्रेटरी वुन भी काफी हैरान था और कहता है क्या थंडर एम्परर हमेशा इतने ज्यादा केयर फ्री रहते हैं? ये सुनकर वो कहता है कि अपने शब्दों पर ध्यान दो, ऐसा न हो कि वो गलती से यहाँ पर वापस आ जाए। पर ऐसा है कि वो अभी कोरिया की सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होप है। फिर अगले सीन में हमें जुन को एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ दिखाते हैं, जिसको देखकर वो कहता है तो क्या यही वो सी रैंक की गिल्ड है? फिर वो एक लंबी सी सांस लेते हुए एक्साइटेड रहता है और कहता है तो चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहली बार इस हंटर वर्ल्ड की दुनिया के बारे में जानूंगा और इस बार मैं एक ऐसी स्टोरी लिखूंगा जिसके अंदर सच में रियलिस्टिक डिटेल्स होंगी। और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जैसे दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहता है कि हेलो, मैं यहाँ पर एक गेट हेल्पर के काम के लिए आ चुका हूँ। और वहाँ पर बैठे हुए दोनों लोगों को ये देख कर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। और वो आदमी जो कि मोबाइल में गेम खेल रहा था, वो उसको देख कर कहता है क्या आज एक गेट हेल्पर को यहाँ पर आज के लिए शेड्यूल किया गया था? तो वहाँ पर लेटा हुआ एक आदमी जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हुआ, गेट ओपन हो गया? तो वो कहता है नहीं, असल में गेट हेल्पर यहाँ पर आ चुका है। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा क्या यानी वो आज है? फिर वो अपनी लार पोंछते हुए कहता है कि सॉरी, सच में यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा हेस्टी हैं। और ये देखने के बाद जो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है अच्छा, तो एक रियल गिल्ड का एटमॉस्फेयर कुछ इस तरीके का होता है। इसके बाद वो मोटा सा आदमी अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि असल में वो इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर है और उसका नाम मासा है। तो सुन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए उससे हाथ मिलाता है। इसके बाद मानसा उससे कहता है कि ठीक है आ जाओ, जैसा कि तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे ये गिल्ड एक सी रैंक का गिल्ड है और यहाँ पर मुझे और इस आदमी को मिलाकर हम लोग 3 ऑफिशियल मेंबर्स हैं। ये सुनकर वो कहता है तो आखिरी तीसरा आदमी कहाँ पर है? तो मानसा उसे बताता है कि असल में वो अभी दूसरी जगह पर असाइन किया गया है। ये सुनकर वो कहता है कि डिप्लॉयमेंट। और फिर उसके दिमाग में आता है कि अच्छा ये शायद बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि 12 अपोस्टल्स को अलग अलग कंट्रीज से डिपार्चर किया जाता है। जिसके बाद मानसा उससे आगे कहता है कि सब के अलावा सच में ये तो काफी शर्म की बात है कि तुम्हें इस जगह पर आना पड़ा। ये सुनकर जुन उससे कहता है आखिर ऐसा कैसे है? तो वहाँ पर पीछे बैठा हुआ आदमी जो कि मोबाइल में गेम खेल रहा था, वो कहता है कि जरा ऑफिस की हालत देखो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमारा ये गिल्ड यहाँ पर काम करता भी होगा? हम लोग सी रैंक के अंदर काफी ज्यादा लंबे समय से फंसे हुए हैं, इसकी वजह से हम लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाते, इसलिए ये एक ऐसा गिल्ड है जो कि दूसरे लोगों से पे चेक लेता है। तो मानसा गुस्से में कहता है कि हे, इस तरीके से इसको मत बोलो। तो वो आदमी कहता है कि क्या हुआ, अगर तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों रहे हो? मैं तो बस यहाँ पर फैक्ट्स ही तो बोल रहा हूँ ना। तो ये देख कर मानसा को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उनको इस तरीके से लड़ता हुआ देख कर जिनको काफी ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। और वो उन दोनों से कहता है कि सच में तुम दोनों काफी ज्यादा करीब हो, जैसे कि तुम दोनों सच्चे कॉमरेड्स हो जो कि काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ हो। तो मानसा कहता है कि देखा जाए तो हम लोगों ने काफी लंबा समय एक दूसरे के साथ बताया है, तो हम लोग प्रैक्टिकली एक फैमिली की तरह है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं इस चीज को एंजॉय नहीं करता। तो वो दूसरा आदमी काफी गुस्से में उससे कहता है कि हाँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। और उनको देखकर जुन सोचता है कि कॉमरेड इन आर्म्स, सच में ये तो काफी ज्यादा कूल है। इसका लगता है सच में जैसे कि एक रियल हंटर की स्टोरी है। और दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। बेवकूफ, मैंने कहा था ना कि यहाँ से चले जाओ। तो दूसरा कहता है कि आखिर में ऐसा कैसे कर सकता हूँ भाई? और ये सब देख रहा जुन काफी ज्यादा एक्साइटेड था। जिसके बाद मानसा उससे कहता है कि रुको, अगर एक एफ रैंक सच में हम लोग को इस तरीके से देखता है तो वो फोन चला रहा आदमी उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर वेटरन वाली वाइब देते होंगे। और जुन एक्साइटिंगली कहता है कि जिस तरह की केमिस्ट्री तुम दोनों के बीच में है, ऐसा लगता है कि बैटल के बीच में तुम्हारा टीम वर्क भी सच में काफी ज्यादा कमाल का होगा। तो बताओ आखिर हम लोग गेट के अंदर कब जाने वाले हैं? तो जैसे वो ये बातें करता है उन सभी के बीच में पूरा साइलेंस छा जाता है। और वो कहता है कि हमारे गिल्ड को किसी भी तरीके का कोई भी गेट मिशन नहीं मिला है। ये जानने के बाद जुन काफी ज्यादा शॉक हो गया था और उसके नोट्स नीचे गिर जाते हैं। और वो बहुत बुरी तरीके से परेशान और कपकपाते हुए कहता है कि रुको, पर कि ये हंटर गिल्ड नहीं है? तो मानसा कहता है कि हाँ, पर काफी ज्यादा लोअर रैंक के जो गिल्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल से डिपार्चर होते हैं। तो वो परेशान होते हुए कहता है अगर ऐसा है तो आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? वो कहता है कि कुछ मत करो। पर जुन खुश होते हुए कहता है कि बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता कि हर दिन गेट अपीयर होते हैं, सच में ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। इसलिए वो कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे किसी तरीके का काम दो। ये सुनकर वो मोबाइल चलाने वाला आदमी कहता है कि सच में अगर ऐसा है तो क्यों न तुम क्लीनिंग कर दो। पर मानसा उससे कहता है कि हे, आज यहाँ पर क्लीनिंग करने का समय तुम्हारा था। पर जुन खुश होते हुए कहता है कि क्लीनिंग ठीक है, सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। और वो मोबाइल चलाने वाला आदमी कहता है कि देखो, ये यहाँ पर करने के लिए तैयार है। तो मानसा कहता है कि तुम सच में एक न्यूबी से ये सब करवाने वाले हो। पर जुन काफी ज्यादा एक्साइटेड था और कहता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में बस केवल 1 हफ्ता ही बचा हुआ है, इसलिए मैं इस समय के खत्म होने से पहले इस रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को पूरे से ले लूंगा। इसलिए वो अपने मैन्यू स्क्रिप्ट से कहता है कि बस तुम मेरा वेट करना। जिसके बाद अब हमें बताते हैं अब वो अगले दिन आता है और कहता है तो बताओ आखिर मेरे लिए क्या काम है? तो मानसा कहता है कि क्यों ना तुम हॉलवे को क्लीन कर दो। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो तीसरे दिन आता है और दूसरे आदमी से कहता है कि यहाँ पर कोई आज गेट एक्टिवेट है? तो वो कहता है अगर कुछ ऐसा होता तो क्या हम लोग यहाँ पर बैठे होते? ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसा है तो आखिर मैं आज क्या करूँ? तो वो अपने हाथ से कपड़े को उसको देते हुए कहता है अगर ऐसा है तो तुम ये करो। और फिर वो वहाँ पर कार साफ करने लगता है।
और अब वो चौथे दिन आता है तो उसके अंदर की जितनी भी एक्साइटमेंट थी वो पूरी तरह खत्म हो गई थी। यहाँ पर मांगसा उसको झाड़ू देते हुए कहता है कि ठीक है आ जाओ, और ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रहा था। अब वो छठे दिन आता है और वहाँ पर पूरी तरह से सारी चीजें क्लीन कर दी थी, पर वो परेशान होते हुए कहता है कि मेरी तो बैंड बज चुकी है। पहले दिन के लिए ये सब पूरी तरह से ठीक था, पर मैं पूरे हफ्ते से यहाँ पर बस क्लीनिंग के अलावा कुछ और नहीं कर रहा। मैंने इतने दिनों में अपनी मेन्यू स्क्रिप्ट को एक बार तक छुआ तक नहीं है। और ये सब सोच कर उसका चेहरा सच में देखने में काफी ज्यादा फनी लग रहा था। और वो कहता है कि मैं अपनी डेडलाइन को बिना एक भी शब्द लिखे हुए यहाँ पर छूने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हमें उस कंपनी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक आदमी अपने कंप्यूटर पर लगा हुआ था और बेचारे की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए थे, पर वो फिर भी लगा हुआ था। तभी एक लड़का आता है जो कि उसको कॉफी प्रोवाइड करता है। कि सेनपाई क्या फिर से ओवर काम कर रहे हैं आज फिर से, और ये सब उस रूकी की वजह से। कहता है कि हाँ मैं उसके लिए एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ। तो वो लड़का कहता है कि आखिर रैंकिंग स्नाइपर गू का क्या हुआ। वो एडिटर जिसके पास सारी अथॉरिटीज है वो टॉप चार्ट को छूता है। आखिर आप किसी रैंडम रूकी के लिए इतना ज्यादा समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। मैंने सुना है कि यहाँ तक वो लिखने में इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है। ये सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर मैंने उसे क्यों ले लिया। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी राइटिंग है वो काफी डेस्परेट सी महसूस होती है। इसी वजह से बस मुझे उससे थोड़ी सी होप है, तुम समझ रहे हो ना। और ये एक आखिरी मौका है जो कि मैंने उसे दिया है। और ये 7वां दिन था जब जुन वहाँ पर आया था और बेचारे की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। वो रोते हुए कहता है कि मैं खत्म हो चुका हूँ, सब कुछ खत्म हो गया। और उसकी मैन्यू स्क्रिप्ट के करंट वर्ड्स थे जिनकी काउंट थी 0, और अब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के जितने भी काउंटडाउन थे उनका डे 0 हो चुका था। और अब वो पूरी तरह पागल हो गया था। वो एक कोने में बैठा हुआ पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह खत्म हो गया हूँ। आखिर मैं क्या करूँगा अगर मैं इस तरीके से फायर हो जाऊंगा। क्या मैं इसी तरीके से 10 साल तक कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी एक भी किताब नहीं छपेगी। और वो ऐसे ही बस पूरी तरह से पागल सा हो रहा था। पर तभी मानसा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हे रुकी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को एक अर्जेंट गेट डिस्पैच मिला है, वो भी इस आफ्टरनून में। पर वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं क्लिनिक के लिए सारी चीजें तैयार रखूंगा। पर जैसे वो दोनों अंदर आते हैं तो जिनको महसूस होता है कि आखिर अभी अभी उसकी कानों ने क्या सुना है। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए तुमने अभी अभी ये कहा कि यहाँ पे गेट डिस्पैच हुआ है। फिर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड महसूस करते हुए कहता है कि आखिरकार मैं एक रियल कॉम्बैट को देख पाऊंगा, और शायद आखिरकार आज वो दिन आ चुका है जहाँ पर मैं अपनी राइटिंग को भी शुरू करूंगा। और यही सब सोच कर अब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर वो उन दोनों की शक्ल देखने के बाद उन लोगों से कहता है, पर आखिर तुम दोनों इतने ज्यादा सीरियस क्यों लग रहे हो। तो वो मॉल चलाने वाला आदमी उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि जो गेट है असल में वो एक बी रैंक का है, इसी वजह से। पर वो सोचता है कि एक बी रैंक ये तो काफी ज्यादा आसान होना चाहिए ना, एक सी रैंक की गिल्ड हमारे जैसा उसको एक बी रैंक का गेट दिया जाए और उसको अकेले कंप्लीट करना है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसी वजह से 3 गिल्ड एग्री हुए हैं जिससे हम सभी एक साथ मिलकर उसके अंदर जाएंगे। जुन कहता है इससे तो रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाएगा क्योंकि ये एक अच्छी चीज नहीं है। तो मानसा उससे कहता है कि हाँ ये चीज तो काफी अच्छी है, पर दिक्कत की बात तो ये है कि आखिर हम लोगों को काम किसके साथ करना है। इसके बाद हमें गैंगवॉर प्रोविलियंस के वैली ऑफ द वुल्फ्स का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक गेट खुला था और कई सारे टेंट्स लगे हुए थे। वो कहता है कि मेरी पीठ, इस चीज में तो काफी लंबा समय हो गया जब से मैंने हाइकिंग करी थी, आखिर इस गेट को सारी जगह छोड़कर केवल माउंटेन्स के ऊपर ही क्यों खुला था। मानसा कहता है कि कम से कम हम लोगों को कोई जॉब तो मिली, और सबके अलावा आखिर वो रूकी कहाँ पर है। और वो देखता है और हमारे जन बिल्कुल पागलों की तरह हरकत करते हुए कहता है, तो क्या ये बी रैंक का गेट है। सच में यहाँ का पत्थर भी काफी ज्यादा अलग दिखता है। और वो एक आदमी के पास जाकर कहता है कि अगर तुम किस तरीके के वेपन और स्किल को इस्तेमाल करने वाले हो। तो ये देखकर कहता है आखिर ये कर क्या रहा है, क्या ये यहाँ पर इंटरव्यू लेने आया है या फिर कुछ और। तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, शायद ऐसा हो सकता है कि एक न्यू भी है, इसी वजह से ये नोट्स ले रहा है। पर तभी उन दोनों के पीछे से कोई आवाज देता है और कहता है कि जरा देखो तो कि आखिर ये कौन है। कि वही फेमस मानसा नहीं है। और हमें वहाँ पर 3 काफी ज्यादा खतरनाक से बॉडी बिल्डर जैसे लोगों को दिखाते हैं। उसका नाम रिचर्ड बियर है और ये एक सी रैंक बुलगुम गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। रिचर्ड बियर अपने लोगों से कहता है कि हे बच्चों, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। इंसान यहाँ पर चैरिटी वर्क करता है दूसरे गिल्ड के लोगों के लिए। और उनको यहाँ पर देखकर मानसा को काफी गुस्सा आ रहा था और वो बस यही सोच रहा था कि आखिर सभी लोगों को छोड़कर आखिर इसी कमीने को यहाँ पर क्यों आना था। जिसके बाद वो मानसा के पास आ जाते हैं और कहते हैं, तुम तो वही इंसान हो ना जो कि न्यू बीज हंटर्स को यहाँ पर रेस करता है जिससे वो दूसरे गिल्ड के अंदर चले जाए। मुझे लगता है कि इसे तो हम लोगों को चैरिटी वर्क कहना चाहिए। तो रिचर्ड बियर कहता है कि सच में वो एक काफी ज्यादा बड़ा बेवकूफ होगा जो कि तुम्हारे गिल्ड के अंदर आकर ट्रेनिंग ले रहा है, उसे बस किसी और दूसरे गिल्ड के अंदर हैंड ओवर कर दो। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारा मुंह चलाना यहाँ पर बंद हो गया हो। सुनो, क्या अब तुम यहाँ पर परचुरिंग के बारे में बात करने वाले हो। अगर यहाँ पर वो कौन कमीना था जिसने हमारे रूकीज को चुराया है, और अब देखो तुम यहाँ पर हमें मार्क करने के लिए आ गए हो। क्या तुमने पहले ही हमारे लोगों को हम लोगों से चुरा नहीं लिया है? क्या ये चीज तुम्हारी काफी नहीं थी? और रिचर्ड बियर उसकी तरफ देखकर गुस्से में कहता है, देखकर लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही कॉकी हो रहा है। जब 2 बड़े बात करते हैं तो अपने एल्डर्स को इस तरीके से इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर कौन है जिसको मैं एल्डर कह सकता हूँ? मैं तो बस यहाँ पर कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो कि मुसीबत खड़ी करने के लिए तैयार बैठे हैं। और तभी वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक समुराय हो। वो कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। आखिर ये किस तरीके का मजाक है? और हमें इसके बारे में पता चलता है
कि ये सामागुई गिल्ड का गिल्ड मास्टर है और इसका नाम सामा रियोंग है। वो कहता है कि तुम अपनी सारी एनर्जी गेट के अंदर जाने से पहले खत्म कर दोगे। तुम लोग एक बार अंदर जाने के बाद हम लोगों को असिस्ट करने में काफी ज्यादा बिजी हो जाओगे, इसलिए प्लीज ऐसा मत करो। इसलिए तुम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि तुम एक अच्छा काम करो और हम लोगों को असिस्ट करो, वरना वहाँ पे तुम्हें कचरा उठाने के लिए तक भी नहीं मिलेगा। और सामा की इस तरीके से चिढ़ा देने वाली आवाज और सामा की इस तरीके से चिढ़ा देने वाली बातें उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा कर देती है। और दूर से देख रहा जुन ये देखकर कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा इंसेन है। ये तो गेट के अंदर जाने से पहले ही एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। बिल्कुल इसे कहते हैं रियलिटी। आखिरकार मुझे एक रियल हंटर की कॉम्बैट देखने को मिलेगी। पर अचानक एक लड़का पीछे से आता है और जुन की टपली बजा देता है और कहता है कि हे रूकी, क्या तुम यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे? सच में आजकल के जितने भी रूकीज है वो काफी ज्यादा स्लो है। पर जस्ट इन केस मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ, अगर तुम सच में किसी मॉन्स्टर को टच भी हो जाते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मरी हुई लाश को उठाने के लिए तैयार हूँ। पर जुन काफी गुस्से में उसकी तरफ जैसे ही घूर कर देखता है तो वो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी था। पर फिर उसे एहसास होता है और कहता है कि क्रैप। फिर वो उस लड़के से कहता है कि हाँ मैं इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लूंगा, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ और तुम्हारा अच्छे से साथ दूंगा। और वो आदमी जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहता है कि हाँ मैं भी। और वो फिर से अपने नोट्स लिखना चालू कर देता है और कहता है कि यहाँ तक जो हेल्पर्स है वो सब भी एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। कितनी ज्यादा रियलिटी है। जिसके बाद मानसा उससे कहता है कि हे रुकी, हम लोग अंदर जाने वाले हैं, आ जाओ, इसलिए अपने सिर को सीधा रखना और बिल्कुल भी वहाँ पर मत मरना। जिसके बाद अब हमें गेट के अंदर का सीन दिखाते हैं कि जहाँ पर एक बुल्फ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मानसा ये देखकर अपनी बड़ी सी तलवार के साथ उसके ऊपर हमला कर अपने आप को बचाने वाला था, पर अचानक वो ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि रिचर्ड बियर का एक साथी उसके सामने आ गया था और वो कहता है कि हट जाओ। और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच के साथ उस वुल्फ को यहाँ पर मार देता है और मानसा का किल चुरा लेता है। इस सब की वजह से वो नीचे गिर गया था और वो गुस्से में कहता है कि आखिर कमीने तुम यहाँ पे ये करने की क्या कोशिश कर रहे हो, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। पर वो कहता है अगर तुम्हें ये चीज बुरी लगती है तो अगली बार थोड़े से और तेज स्विंग करना, तुम्हें ये चीज सीखनी होगी कि आगे जो चीज तुम्हारी है उसे लो, ना कि स्लो रहो। और दूसरी तरफ वो आदमी अपने हथियारों के साथ वुल्फ को मार रहा था और जैसे ही वो वुल्फ को मारता है पर अचानक ही आकर उसके ऊपर काफी ज्यादा बड़ा सा झटका लगता है क्योंकि रिचर्ड बियर ने आकर उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है और उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। और रिचर्ड बियर उससे कहता है कि ओप्स, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें देखा नहीं था, ये मेरी गलती है। पर इसकी वजह से उस आदमी को सच में उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इस तरीके से उन लोगों को एक दूसरे से लड़ता हुआ देखकर जुन कंफ्यूज होते हुए कहता है कि जो नॉर्मल हंटर्स होते हैं क्या वो इस तरीके से लड़ाई करते हैं? यहाँ पर तो पूरे में क्योस मचा हुआ है। वहाँ पर सभी लोग मॉन्स्टर से ज्यादा एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए थे, कोई किसी को मार रहा था, कोई किसी को मार रहा था। ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं एक दूसरे से ही लड़ने के लिए ये लोग आए हुए हो। एक आदमी कहता है कि सबसे पहले इसे मैंने हराया था, तो दूसरा कहता है कि जल्दी से अपने हाथ इसके ऊपर से हटाओ, जल्दी से साइड में हो जाओ कमीने, ये मेरा शिकार है। और इसकी वजह से उस दूसरे आदमी को भी चोट लग जाती है और उन लोगों को इस तरीके से पागलपन मचाता हुआ देखकर जुन हैरान होते हुए कहता है कि मैंने सच में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरीके की इंसेन फाइट में कभी देख पाऊंगा। और दूसरी तरफ सामा ये देखकर खुश होते हुए कहता है सच में ये तो कितना ज्यादा कन्वीनियंट है, इसी वजह से जो मैनिपुलेटिव राइट्स होते हैं वो सच में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। तो उसके साइड में खड़ा हुआ उसका साथी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम लोगों के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे हम लोग हमारी खुद की स्ट्रेटेजी को डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए इन कीड़ों को, इन छोटे से फ्राइज को यहाँ पे हैंडल करने दो। दूसरी तरफ हमारे गिल्ड केवल बॉस को ही खत्म करेगी, जिसकी वजह से गेट की जो इफेक्टिवनेस होगी वो क्लियर होगी। और सामा आगे कहता है और देखकर ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर हमारी पार्टी शुरू होने वाली है क्योंकि जो इस गेट का बॉस मॉन्स्टर था वो आ रहा है। और हम एक काफी ज्यादा बड़े से बुल्फ को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में चमकती हुई लाल आंखों के साथ उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर सामा के गिल्ड वाले लोग काफी ज्यादा खुश होते हुए क्रीपी से स्माइल देते हैं और अपने हथियारों को निकाल कर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सामा भी एक क्रीपी से स्माइल देते हुए अपनी तलवारों को निकालते हुए कहता है बस एक बार हम लोग इस मॉन्स्टर को हरा दें तो बी रैंक का प्रमोशन हमारे लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगाएगा, जिसके बाद मैं उन कीड़ों की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। और जैसे ही वो बड़ा सा वुल्फ उन लोगों के ऊपर हमला करता है, सामा के गिल्ड के लोग जल्दी से जाकर उसके ऊपर हमला करते हैं और बड़े ही आराम से उसे काफी ज्यादा खून खुआन कर देते हैं। जिसके बाद सामा उसके ऊपर हमला करता है और अपने स्किल की वजह से वो काफी ज्यादा आसानी से उसके ऊपर काफी ज्यादा गहरे गहरे घाव देता है और एक ही बार में उसे मार कर जमीन पर गिरा देता है। जैसे वो वुल्फ मॉन्स्टर नीचे आकर गिर गया था, वो उसके ऊपर पैर रखे हुए कहता है कि सच में एक ही बार में इसको इतने ज्यादा टुकड़े टुकड़े कर देना सच में काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। अच्छा तभी ऐसा महसूस होता है जब तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर बदलने वाली हो। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर हरा सके। चलो अब समय आ गया है इसे पूरी तरह खत्म करने का। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले वहाँ पर एक और काफी ज्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। उसकी कंडीशन पर उससे काफी ज्यादा अलग थी, जिसको अभी अभी हराया था। ये देखने में उसे काफी ज्यादा बड़ा था और साथ ही उसके चेहरे का और उसकी पसलियों का जो मांस था वो पूरी तरह सड़ चुका था। उसको यहाँ पर देखने के बाद सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से वो यहाँ पर रोर कर रहा था वो लोग ये देखकर कहते हैं कि एक डर्ट वुल्फ पर आखिर एक ए रैंक मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। पर जुन तो उसको देखकर कहता है कि ये तो एक ट्रैश ट्रायल पपी है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसने मुझे तो उस एस रैंक गेट के मिशन के बारे में
याद दिला दिया जब मैं वहाँ पर घूमने के लिए गया था। और दूसरी तरफ वो वुल्फ अपने बड़े से पंजों के साथ आगे बढ़ता है और केवल अपनी एक ही स्ट्राइक से कई सारे लोगों को एक ही बार में खत्म कर देता है। वहाँ पर खड़ा हुआ सामा ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक था। अचानक उसके चेहरे के ऊपर उसके दोस्तों का खून आकर गिरता है और उसके हाथ पैर आसमान में उड़ रहे थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जल्दी से भागो। और सभी लोग उसको वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग रहे थे और वो कहते हैं कि ये गेट यहाँ पर चेंज हो चुका है। जिसके बाद हमें गेट चेंज के बारे में बताया जाता है कि अचानक ही जो अनरजिस्टर्ड हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स होते हैं वो अपीयर होना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गेट की डिफिकल्टीज को बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर एक डर्ट वुल्फ है और उसके कई सारे साथी, और वो लोग घबराते हुए कहते हैं कि ये तो ए रैंक है। फिर वो बताते हैं कि ए रैंक एक ऐसी टैलेंट की दीवार जो कि इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि एक बी रैंक के हंटर को भी यहाँ पर उसको पार करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। और अब इस गेट के चेंज हो जाने की वजह से ये चीज पूरे से इम्पॉसिबल हो चुकी है। और आखिर सारी चीजों को छोड़कर आखिर यहीं पर ये सब क्यों होना था। और आगे बताया जाता है कि एक सी रैंक हंटर का एक ए रैंक के गेट के अंदर सर्वाइवल रेट उससे भी कम होता है जितना कि एक सर्वाइवल रेट होता है एक रेगुलर पर्सन का एक गेट के सामने। यार तुम ये कह सकते हो कि वो सभी बस किसी बच्चों की तरह है जो कि वहाँ पर डर कर भाग रहे हैं। और वो वुल्फ मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा आसानी से उन लोगों को मारना चालू कर देते हैं और कई सारी लाशों को चबाकर बस वो अपना पेट भर रहे थे। जो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे वो लोग बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए बस यही कह रहे थे कि प्लीज कोई मुझे बचा लो। और इस सब क्योस के बीच में खड़ा हुआ सामा अभी तक काफी ज्यादा बड़े से शौक से गुजर रहा था। वो कहता है कि क्यों, कैसे, एक बी रैंक हंटर जो कि मेरी आंखों के सामने था, तो आखिर अचानक ही ये सब यहाँ पर क्यों हुआ। मैंने इतना सब कुछ किया जिससे मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में कपकपाते हुए कहता है इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से मरने के लिए पूरी तरह से रिफ्यूज करता हूँ। और ये कहकर वो उस डर्ट वुल्फ के ऊपर जाकर हमला कर देता है, पर वो उसको छुपाता उससे पहले वो डर्ट वुल्फ उसके ऊपर हमला करता है और एक ही बार में उसको चट्टानों में दे मारता है। और वो चट्टानों को तोड़कर पीछे की चट्टान में जाकर घुस गया था। जिसके बाद वो वुल्फ वहाँ पर लोगों के साथ बिल्कुल खिलौनों के साथ खेलना चालू कर देते हैं और उन्हें खाना भी। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन वुल्फ को इन इंसानों को मारने में काफी ज्यादा मजा आ रहा हो। उनका साइज काफी बड़ा होने की वजह से उन लोगों के सामने ऐसा लगता है जैसे कि ये इंसान बस छोटे छोटे कीड़े से है। यहाँ तक रिचर्ड बियर भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए कहता है कि जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। पर तभी इस सब पैनिक के बीच में एक आवाज आती है कि सभी लोग शांत हो जाओ। और सभी लोग घबराते हुए एक तरफ देखना चालू करते हैं। मानसा एक वुल्फ को मारने के बाद उन लोगों से कहता है एक गेट चेंज हमेशा एसोसिएशन के अंदर इमीडिएटली रिपोर्ट हो जाता है, इसलिए अगर हम लोग हमारे दिमाग को पूरी तरह से शांत रखते हैं तो हम लोग यहाँ से शायद जिंदा बाहर निकल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से बचकर सही जगह पर जाकर छुप जाते हैं तो एसोसिएशन यहाँ पर हंटर्स को जरूर भेजेगी हम लोगों के रेस्क्यू के लिए, इसलिए तुम लोग जितने ज्यादा जल्दी हो सके यहाँ से भागो। तुम लोगों के लिए जितना भी टाइम हो सकेगा मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश करूंगा। और उसको इस तरीके से अपना सेक्रीफाइस देता हुआ देखकर सभी लोग उसके लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर प्लीज हम लोगों को माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ करना, मेरी एक फैमिली है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। और ये कहकर वो सभी के सभी अपनी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। मानसा ये देख कर कहता है इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसके खिलाफ यहाँ पर जीत सकता हूँ, पर आखिर में मैं उन लोगों को थोड़ा सा समय दे पाऊंगा जिससे वो लोग यहाँ से भाग सके। पर तभी उसके साइड में से एक आवाज आती है कि तुम यहाँ पर अकेले ही रहकर कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हो बॉस, क्या किसी को ऐसा लगता है कि 12 अपोस्टल्स में से यहाँ पर कोई उन लोगों की मदद करने के लिए आएगा। पर चलो आखिर में हम दोनों एक साथ यहाँ पर एक दोस्त की तरह मरते हैं। मानसा उससे कहता है कि तुम सच में इस मीनिंगलेस डेथ के लिए पूरी तरह तैयार हो। तो वो कहता है कि आखिर किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ पर पक्के में मरने ही वाले हैं, इसलिए प्लीज हीरो ऑफ अ वॉर मूवी के एक्टिंग करना बंद करो। जिसके बाद मानसा उससे कहता है कि हे रूकी, मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ से भागना चाहिए और इसके अलावा प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस सब के बीच में लेकर आ गया। और उसको इस तरीके से देखकर जुन की आंखों में भी एक चमक आ जाती है और जुन ये देखने के बाद सोचता है कि अच्छा अब आखिरकार में ये चीज समझ में आ चुकी है। कुछ लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं होती भागने के अलावा जिससे वो सर्वाइव कर सके, और कुछ लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती पीछे रह जाने के। और एक बैटलफील्ड जहाँ पर लोग लड़ते हैं अपनी जान की बाजी लगाते हुए, और यही रियलिटी है। और यही सब सोचते हुए जुन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर वो बड़े ही आराम से उन दोनों को पीछे की तरफ धकेल देता है। वो नीचे गिर गए थे और वो उठते हुए कहते हैं कि डैम इट, हम लोग इसके ऊपर एक सिंगल अटैक तक नहीं कर सकते। मानसा कहता है कि सियोंग हो, लगता है कि तुम्हें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर वो कुछ आगे कह पाता उससे ही पहले एक बिजली का झटका उन लोगों की तरफ बढ़ता है और वो लोग अपने सामने रोकी को उड़ता हुआ देखते हैं। ये देखकर वो कंफ्यूज थे और वो उन लोगों से कहता है कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और अब उसके बालों का कलर यहाँ पर बदलना चालू हो गया था और वो पूरी से येलो हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी उंगली का इशारा उसकी तरफ आगे बढ़ाता है और अपने स्किल थंडर व्हील को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जितने वुल्फ्स थे वो सभी आसमान में उड़ने लगे थे और एक ही बार में कई सारे वुल्फ्स खत्म हो जाते हैं। और उसने यहाँ पर केवल अपनी 5% पावर का इस्तेमाल किया था। ये देखने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा हक्के बक्के से रह गए थे। मानसा ये देखकर कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जुन उससे कहता है कि वाओ, सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल का था। अच्छा तो ये चीज है जो कि हंटर स्टोरीज को इतना ज्यादा एक्साइटिंग बनाती है। और तभी उसके पीछे
पीछे की बुल्फ आ गया था। ये देख मानसा उससे कहता है कि अपने पीछे देखो, पर वो बिना पीछे देखे उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। साथ ही वो लोगों से कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वो लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि थंडर एम्परर, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, ये रूकी असल में थंडर एम्परर है। जिन कहता है कि मैं सच में तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, पर जो मेरी डेडलाइन थी वो खत्म होने वाली थी, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। पर जो डेडलाइन है वो काफी ज्यादा करीब है, इसलिए प्लीज मुझे जाना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज को सीक्रेट रखोगे, प्रॉमिस करो। और यहाँ से निकलकर अपने घावों को जल्दी से ट्रीट करवा लेना। और ये कहकर वो तुरंत ही एक झटके में वहाँ से गायब हो जाता है। वो लोग काफी ज्यादा शॉक थे और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि 7 दिन से वो लड़का जो कि यहाँ पर साफ सफाई कर रहा था, असल में वो एक थंडर एम्परर था। वो कहते हैं कि आखिर अभी क्या हुआ। तो सियोंग हो कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा सवाल है। जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पर आ जाती है, जो कि उन लोगों के पास आकर कहती है कि जो एक्सप्लोजन था उसको कंफर्म कर लिया गया है और यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स है जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और दूसरी तरफ कंपनी के अंदर गु काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि सुबह एक अचानक ही गेट चेंज हो गया और उस गेट की डिफिकल्टी बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी। पर किस्मत की बात तो ये है कि वहाँ पर जितने भी हंटर्स थे उन सभी को पूरी तरह से रेस्क्यू कर लिया गया था। बस 12 बजने में अब 1 मिनट की देरी थी। इसकी वजह से गु काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि बस 1 मिनट बचा हुआ है, जहाँ पर सुन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है। पर अचानक ही उसका जो फोन होता है वो वहाँ पर वाइब्रेट करना चालू करता है और ये देखकर वो कंफ्यूज था। और यहाँ पर गु ने एक फाइल बनाकर उसको भेज दी थी। ये देखकर वो कहता है कि बस 1 मिनट ही बचा हुआ था, इसने बड़ी मुश्किल से डेडलाइन खत्म होने से पहले ये किया है। जिसके बाद वो उसको पढ़ते हुए कहता है कि मैं बस उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये थोड़ी सी डिसेंट हो। आखिर और कितनी रिपोर्ट्स होंगी जो कि मुझे बनानी होंगी। पर जैसे ही वो उसकी अपनी स्टोरी को पढ़ता है तो गु इस बार हैरान हो जाता है और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता और लगातार उसे पढ़ता रहता है। और ये देखकर वो कहता है कि आखिर ये क्या है, ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक लड़का एक लंबी सी सांस लेकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मैं वापस आ गया। और ये सुनने के बाद सभी आसपास खड़े हुए लोग उसी की तरफ देखने लगे थे। एक बच्चा उसको देखकर कहता है कि देखो मम्मी, क्या वो एक हंटर नहीं है? पर वो उसकी आंखें बंद करते हुए कहती है कि सच में ये काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और वो लाल बालों वाला लड़का ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि सच में वो लोग काफी ज्यादा फ्रीक आउट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे जैसे एक अमेजिंग एक सी रैंक बनकर यहाँ पर वापस लौटा है। और फिर वो अपने बारे में बताता है कि इस चीज को 6 महीने हो चुके हैं जब वो अपने कजिन जो कि बी रैंक का गिल्ड रखता है उसके पास गया हुआ था, जिससे वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर सके। वहाँ पे ऐसे कई सारे ट्रायल्स थे जो कि मेरे रास्ते को रोक रहे थे, पर मैं धीरे धीरे कर बड़ा हुआ और उनसे हर एक से बाहर निकला। और आखिरकार बिना रोके दिन रात हमेशा ट्रेनिंग करने के बाद आखिरकार मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। मैंने उन सभी लिमिटेशंस को ब्रेक थ्रू कर लिया है जो कि डी रैंक को रोकती थी, जिसकी वजह से। और वो अपने दोनों दोस्तों के बारे में सोचते हुए कहता है गुड बाय लूजर हंटर यॉन सिक, अब मैं अपने सीनियर्स के साथ जो कि सी रैंक के हैं उन लोगों के बराबर में जाकर खड़ा हो सकता हूँ। और वो गिल्ड के सामने खड़ा होकर बस यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति क्यों है, क्या उन लोगों को ये पता है कि आज मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। और वो सोचता है कि शायद वो लोग यहाँ पर योसिक की आने की तैयारियां कर रहे थे। और यही सब सोचकर वो लाल वाला लड़का सच में काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहता है कि एक सरप्राइज पार्टी हो सकती है। मुझे लगता है कि मुझे भी उन लोगों का इसी तरीके से साथ देना चाहिए। इसलिए वो जल्दी से गेट खोलकर अंदर आते हुए कहता है कि सीनियर्स मैं वापस आ गया। पर वो अपनी बात पूरी करता और आसपास देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर केवल जुन बैठा हुआ था, जिसको देखकर जुन उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तो योसिक उससे कहता है और तुम कौन हो? जुन कहता है कि मैं यहाँ पर न्यू गेट हेल्पर हूँ। ये सुनकर वो कहता है क्या गेट हेल्पर? जिसके बाद वो एक बुरी सी शक्ल बना लेता है और कहता है कि गेट हेल्पर क्या इसका मतलब ये है कि तुम सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक यानी एफ रैंक के हो? मैंने सही कहा ना? ये सुनकर वो कहता है कि हाँ तो क्या हुआ? तो योसिक काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चमकते हुई आंखों के साथ उससे कहता है कि वेल अभी मैं प्रमोट हुआ हूँ, एक सी रैंक का हंटर बना हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ पर कई सारी चीजें सिखाऊंगा। और उसके इस तरीके के एक्सप्रेशन को देखकर जुन काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। जिसके बाद हमें सियोंग और मानसा का सीन दिखाते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब वो रूकी असल में थंडर एम्परर था। और सियोंग कहता है कि और हम लोगों ने उसे साफ सफाई करवाई थी, इसलिए मानसा उससे कहता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, मैं यहाँ से आगे नहीं जाने वाला। ये सुनकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा मत कहो, तुमने भी उसके हाथों में झाड़ू दी थी, क्या तुम ये भूल चुके हो? तुम मेरे साथ आ रहे हो जब मैं यहाँ से निकलूंगा। पर मानसा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि पर सच में आखिर थंडर एम्परर हमारे गिल्ड के अंदर क्यों आया था? वो कहता है कि अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो आखिर मैं उसे साफ सफाई क्यों करवाता। मानसा कहता है कि ये पूरा सही पॉइंट है और उसने यहाँ से जाने से पहले अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था, तो शायद इसका मतलब ये है कि हम लोग अब उसको फिर से दोबारा कभी भी नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ ये तो सच में काफी शर्म की बात है। मानसा कहता है क्या तुम उसे ऑटोग्राफ चाहते थे? तो वो कहता है कि नहीं, इमेजिन करो अगर 12 अपोस्टल्स में से एक हमारे गिल्ड के अंदर होता, हम लोग काफी ज्यादा आसानी से हाई रैंकिंग डंजन्स को क्लियर कर सकते थे और हमारे गिल्ड की रैंक को भी बढ़ा सकते थे। पर ये सुनकर मानसा जोर से चिल्लाते हुए कहता है भाई ये चीज का बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है बेवकूफ। ये देखकर सियोंग कहता है कि भाई शांत हो जाओ, आखिर तुम अचानक कितने ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो कहता है कि तुम्हें चीज की समझ भी है कि आखिर ये मिशन कितना ज्यादा खतरनाक था? तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, हम लोग मरते मरते बचे थे। मानसा
कहता है और उसके बाद भी तुम मुझसे ये सब कह रहे हो? आखिर गेट के अचानक चेंज होने की वजह क्या थी? क्या तुम्हें पता है कि जितने भी हंटर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट होते हैं ये ट्रिगर होता है और हंटर के पार्टिसिपेंट से जो कि उनका मानना लेवल होता है। इसका मतलब तो ये है कि ये सब उस रोकी की वजह से ही हुआ था। और साथ ही इसलिए अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, अगर वो थंडर एम्परर हमारे आसपास भी रहता है, इसका मतलब ये है कि हर एक गेट हमारे लिए लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन बनाएगा। और मैं अपनी जिंदगी को इस तरीके से रिस्क में नहीं डालना चाहता। मेरे पास एक फैमिली है जिसका मुझे पालन पोषण करना है। सियोंग कहता है कि मैं उसको रिक्रूट करने के लिए पूरी तरह से खिलाफ हूँ, पर अपने चेहरे को मेरे चेहरे से दूर रखो। पर अगर लोग सच में ये सोचेंगे कि उसने हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है, मैं तो बस इस सब के बारे में सोचकर एक बार ऐसे ही कह रहा था। और ये सब सोचते हुए वो गिल्ड का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आते हैं, वो कहता है जैसे कि तुम तो ये कह रहे हो कि थंडर एम्परर यहाँ पर अंदर हमारा वेट ही कर रहा होगा। पर वो लोग अपनी बात पूरी कर पाते उससे ही पहले वो अपने सामने योंगशी को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए जिनसे कह रहा था कि ये हंटर्स की दुनिया सच में काफी ज्यादा ब्रूटल होती है। और उन लोगों को इस तरीके से देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। योंगशी खुश होते हुए कहता है कि पर तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि तुम मुझसे मिले हो। अब मैं तुम्हें डेफिनेटली एक ए रैंक हंटर बनाऊंगा और उस सब के लिए तुम्हें सबसे पहले बेसिक्स को मास्टर करना होगा। ये सुनकर वो कहता है कि बेसिक्स, तो वो कहता है कि ठीक है, जो तुम्हारा फर्स्ट लेसन है वो क्लीनिंग होगी। पर अचानक ही वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले उसका ध्यान दोनों के पीछे जाता है, जिनको देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि सीनियर्स, हम लोगों को मिले हुए काफी लंबा समय हो गया ना। पर वो तो उसको पकड़कर घसीटते हुए लेके जाने चालू कर देते हैं, जो देखना सच में काफी ज्यादा फनी था। वो लोग उसको देखकर यहाँ पर खुश तो नहीं होते बल्कि उसकी जान लेने के लिए उतारू हो गए थे। वो कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो योसेक। और ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर अचानक ही तुम लोगों को क्या हो गया? वो कहते हैं कि तुम्हें इस चीज का पता भी है कि आखिर अभी अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और उन लोगों को इस तरीके से देखकर जुन कहता है कि सच में ये लोग कुछ अलग ही है। और जो मेरी लेटेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट थी वो काफी अच्छी थी। और से शिफ्ट होता है और हमें गो को दिखाते हैं, जो कि उससे कहता है जो रियलिज्म थी वो सच में काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। हंटर्स का लालच एक जंग के अंदर बदल गया जो कि नर्क की तरह था, पर प्रोटैगनिस्ट ने अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया अपने दोस्त को बचाने के लिए। और साथ ही वो जिनकी काफी ज्यादा तारीफ भी करता है। साथ ही वो आगे कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से लगातार इम्प्रूव करते रहोगे तो सच में तुम्हारे डेब्यू के अंदर बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। जोन ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है कि डेब्यू, क्या सच में मैं यहाँ पर सही सुन रहा हूँ? ऐसा लगता है कि जो मेरा समय है आखिरकार वो आ गया है। और इसी सब की वजह से उसके अंदर का जो राइटर था उसकी स्पिरिट पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और वो कहता है कि इसी वजह से यहाँ पर आना मेरे लिए बिल्कुल सही चॉइस थी। और वो पागलों की तरह लिखने चालू कर देता है और कहता है और मैं इसी तरीके से और भी ज्यादा रिसर्च करूंगा और मेरे मोमेंटम्स की डेब्यू को और भी ज्यादा राइट करूंगा। और ये सब सोचते हुए वो पागलों की तरह लिखे जा रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक अलग ही तरीके का ऑरा निकल रहा था। और ये देखने के बाद वो दोनों बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। और ये देखकर मनसा कहता है कि आखिर तुम क्या लिख रहे हो? बस योंग हो ये देखकर घबराते हुए कहता है कि रुक जाओ प्लीज, मुझसे ये मत कहना। और ये देखकर तो मनसा भी बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ था। वो सोचते हैं कि शायद ये हमारे सभी पापा को ट्रैक कर रहा है, जिसके बाद ये गिन गिन कर हम लोगों से बदला लेगा। और इसलिए वो कहता है कि बिल्कुल यहाँ पर मेरे लिए तुम लोगों के पास कुछ है। ये सुनकर वो दोनों घबरा गए थे। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था ये देखकर वो कहते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ है। रखो आगे, ये क्या है? रुक जाओ, कि ये हम लोग की एक स्ट्राइक देने वाला है? क्या हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं? मनसा घबराते हुए कहता है कि रुक जाओ, मेरी एक फैमिली है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। पर वो उसकी तरफ एक टिकट बढ़ाते हुए कहता है कि गेट क्लियरेंस पास है। योंगशु शेंगपाई को मिलाकर हम लोग 4 हो जाते हैं, तो चलो हम लोग सभी मिलकर एक टीम की तरह वहाँ पर जाकर लड़ेंगे। मनसा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था और योंगशिक चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल हम ये कर सकते हैं। मनसा कहता है कि योंगशी को मिलाकर क्या मतलब वो भी आ रहा है? जुन कहता है कि हाँ, और इसके अलावा मैं भी फॉर्मली ज्वाइन करना चाहता हूँ ऑल्सवेल एंड द एल्सवेल गिल्ड को। पर ये सुनने के बाद उन दोनों के चेहरे पूरे खुले के खुले रह गए थे, जैसे कि उन दोनों के शरीर से आत्मा निकलकर वहाँ से भाग चुकी हो। जिसके बाद वो योंगशी को बाहर निकाल कर बैठा देते हैं और दूसरी तरफ वो उससे बात कर रहे थे। जुन कहता है कि ये सारी चीजें मेरे रिसर्च के लिए है, इसी वजह से मुझे इस गिल्ड का एक मेंबर बनना होगा। पर मनसा कहता है कि थंडर एम्परर नहीं जुन, मैं तुम्हारे रीजन को समझता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। पर अगर मैं सच कहूँ तो एक लेजेंडरी हंटर को एक सी रैंक के अंदर काम करना कुछ जरूरत से ज्यादा कम नहीं लगता। पर तब सियोंग पीछे से कहता है कि हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये देखकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के, आखिर तुमसे ऐसा किसने कहा कि तुम यहाँ पर मजाक कर सकते हो? पर वो आगे आते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं कर रहा। क्या तुम्हें याद है कि जब शुरुआत में हम लोगों ने इस गिल्ड को यहाँ पर बनाया था, बस 5 क्लूलेस गाइज एक दूसरे के साथ बैंड हो गए थे, जिसके बाद हम बढ़कर 10 से 12 मेंबर्स हो गए थे। हम लोगों ने एक साथ मिलकर कई सारे साल एक दूसरे के साथ जिए थे और हम सभी लोगों ने एक सपना देखा था कि हम लोग टॉप तक जाएंगे। पर जैसा कि रिचर्ड ने कहा था, एक एक कर हमारे जितने मेंबर्स थे वो रियलिटी को चेज करते हुए हम लोगों को छोड़कर चले गए और फिर धीरे धीरे कर हम लोगों ने इस तरीके की जीने की आदत डाल ली। पर क्या अंदर से तुम अभी भी उस सपने के पीछे नहीं भागना चाहते, उसे पूरा नहीं करना चाहते? इसलिए मैं मदद करना चाहता हूँ। और अभी हमारे सामने जो आदमी खड़ा हुआ है वो थंडर एम्परर नहीं है, बल्कि एक बच्चा है जो कि अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। और इसके अलावा तुम यहाँ के बॉस हो, तो सच में ये काफी ज्यादा बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे गिल्ड के लिए। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें इसे एक और चांस देना चाहिए, भले किसी और के लिए
नहीं पर जियो के लिए, इसलिए चलो ये करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर थंडर एम्परर की तरह ज्वाइन नहीं कर रहा है, बल्कि ये यहाँ पे एक इंस्पायरिंग वेब नॉवल राइटर की तरह कर रहा है और साथ एक गेट हेल्पर की तरह। मनसा ये सब सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है। वो अपने एक मरे हुए आदमी के बारे में सोचता है जो कि उसका काफी ज्यादा अच्छा दोस्त था, और साथ ही अभी की जो उसकी टीम बची हुई है उन लोगों के बारे में वो सोच कर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। पर फिर थोड़ी देर के बाद वो एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है कि एक सपना, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम पूरी तरह से सही हो, तुम अंदर आ सकते हो। जुन ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो आगे कहता है कि तुम्हारा हमारी टीम के अंदर स्वागत है रुकी।